एक बार क्लियर कर लें इसको। लाइव टेलीकास्ट में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्या वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार जल्दी से बच्चों चैट बॉक्स में इंडिकेट करेंगे कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, है ना? गुड मॉर्निंग। इधर देखो, इधर देखो। ये लॉक हो गया। ओके, खुलिए। ठीक है, ये आगे की 2 लाइट बंद करवा दीजिए ना। जो लाइव टेलीकास्ट में बैठे हैं, क्या उनको स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए वैसे। जो लाइव टेलीकास्ट में है बच्चों, क्या आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाँ, परफेक्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, कुछ चेहरे जाने पहचाने हैं। कुछ चेहरे जो हैं वो जाने पहचाने हैं, बढ़िया ना। जैसा कि आपको इन क्लासेस का जो लॉजिक है वो आपको मालूम है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्लासेस? एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हमारे होंगे, कुछ बच्चे जो हैं मैं जानता हूं उनको, जो नहीं जानते कोई बात नहीं है ना। एक बार मैं फिर से लाइव टेलीकास्ट वाले बच्चों से कंफर्म कर लेता हूँ कि आप मुझे देख पा रहे हैं बच्चों, और क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लेक्चर को नॉन स्टॉप कंटिन्यू करेंगे। टेक्निकल इशू की वजह से हम थोड़ा सा डिले हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? मुझे चैट बॉक्स में एक बार इंडिकेट कर दें बच्चों कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। चलिए ना। 11th क्लास की जूलॉजी का गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से कोशिश करते हैं ना, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, है ना। जैसा कि इन लेक्चर्स का जो टारगेट है वो आपको मालूम है कि कम से कम एनसीईआरटी बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आता है तो वो ना तो हमारा छूटना चाहिए और ना ही हमारा गलत होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो इन क्लासेस के अंदर हम सिर्फ एनसीईआरटी को लेकर डिस्कशन करेंगे। मतलब आउट ऑफ द एनसीईआरटी एक भी शब्द जो है वो मेरी जबान से नहीं निकलेगा। यहाँ पर हम जो है सिर्फ एनसीईआरटी को जो है बस एक बार पढ़ लेना चाहते हैं, समझ लेना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है, पढ़ तो आप चुके ही हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो गलती से छूट जाते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इन लेक्चर्स का टारगेट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि क्लासरूम के अंदर हम सिर्फ एनसीईआरटी को कवर कर लेना चाहते हैं। उसके बावजूद भी अगर टॉपिक को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो बाहर जो है क्लास खत्म होने के बाद मैं बाहर बैठ जाऊंगा, और जो लाइव टेलीकास्ट में है उनको मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप जो है मुझसे डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। और मैं एसआरजी लाइब्रेरी में बैठता हूँ तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम नाराज हो गया? देखो, गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग ना। चलिए, लेक्चर बहुत ही आसान है। आपके सामने यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी को डिस्प्ले कर दिया है। मैं अगर नजर नहीं भी आ रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आपको एनसीईआरटी नजर आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 11th क्लास की जूलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। 11th क्लास की जूलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। आपके मेन एग्जाम के अंदर जो है 10 से 15 सवाल की रेंज बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, नर्वस है, एंडोक्राइन है, स्केलेटल लोकोमोशन मूवमेंट है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपके नीट के एग्जाम के अंदर 10 से 15 सवाल की एक रेंज तैयार करता है। तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा। तो इसमें जो है सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और आपको पता है समय थोड़ा कम है हमारे पास। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 5 लेक्चर्स हैं और हमको एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिस्कस करना है। तो जहां मुझे लगेगा कि वो पैराग्राफ्स बहुत आसान होंगे, मैं आपको समय दे दूंगा। अगर आपको लगे कि उसमें कोई डाउट है तो फिर हम वो डाउट डिस्कस कर लेंगे। अगर मुझे लगेगा कि कुछ मुझे बताना है तो मैं आपको यहाँ पर जरूर डिस्कस करूंगा ना। पर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक पैराग्राफ समझा लेना चाहता हूं, जो मैक्सिमम बच्चे जो हैं अवॉइड कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, पर इट बिलोंग्स टू एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का है तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये वो पैराग्राफ है जो मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पैराग्राफ हमें पता होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। अगर नीट में अगर वैसे नॉर्मली इस पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं आता है,
अगर आ भी गया तो हमारे पास ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास रीजन है कि इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो ये टिपिकली एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस हैं। मैं यहां से शुरू करना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैं आपको एक हेडिंग समझाता हूँ बेटा। टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सेगमेंट है, जो लाइव टेलीकास्ट में मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, हम यहाँ पर 11th क्लास की जूलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। पहली बात तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फिजियोलॉजी? द स्टडी ऑफ फंक्शंस। मतलब बॉडी किस तरह से फंक्शंस करती है उसे कहा जाता है फिजियोलॉजी। तो आप समझने की कोशिश करते हैं, फिर जहां पर आपके डाउट्स होंगे उनको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे ना। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है बेटा, ह्यूमन। पहली बात तो ह्यूमन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। आपको वो पैराग्राफ समझा रहा हूँ जो हम नॉर्मली छोड़ दिया करते हैं, तो वो पैराग्राफ भी हमको समझ में आना चाहिए, ध्यान सुने ना। ह्यूमन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर आप प्रॉपर स्टडी करना चाहते हो, तो उसको स्टडी करने के हमारे पास दो अप्रोच होते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी का पैराग्राफ समझा रहा हूँ, नॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता है, प्लीज ध्यान सुने ना। एक्सक्यूज नहीं हो सकता ना, क्योंकि एनसीईआरटी में है। अगर यहाँ से सवाल आ गया वो भी हमारा नहीं छूटना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूँ, ध्यान सुने ना। पहली बात तो हेडिंग लिखा हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। लाइव टेलीकास्ट में मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना। ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के हमारे पास दो अप्रोच हो सकते हैं। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की या किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के हमारे पास दो अप्रोच हो सकते हैं। एक होता है बेटा ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, इस पैराग्राफ में वर्ड मिलेगा, समझना। एक तो होता है ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच और एक होता है रिडक्शनिस्ट अप्रोच। एनसीईआरटी का वर्ड है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनसीईआरटी आप पढ़ चुके हैं बच्चों, और हमारा इन लेक्चर्स के दौरान टारगेट बस इतना है कि कुछ वर्ड अगर हमने नहीं पढ़े हो या छूट गए हो या जो हमें कंफ्यूज करते हैं, बस उनको हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ध्यान से लेना। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ना चाह रहे हैं। ह्यूमन क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो उसके दो अप्रोच हो सकते हैं। एक होता है ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच और एक होता है रिडक्शनिस्ट अप्रोच। तो मैं आपको दोनों समझाता हूं, सुनिए। ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच का मतलब होता है एंटायर ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ लेना। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। द स्टडी ऑफ फंक्शंस नोन एज फिजियोलॉजी। मैं अपनी रफ्तार पढ़ाता हूं, ध्यान सुने ना। द स्टडी ऑफ फंक्शन नोन एज फिजियोलॉजी। और ह्यूमन की बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हम डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी समझो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस है। अगर उन सभी फंक्शंस को आप एक साथ पढ़ना चाहते हो तो वो कहलाता है ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। यानी पूरे ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ लेना, वो कहलाता है ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। पर ये सही नहीं है, क्योंकि इस तरह से जब हम पढ़ते हैं बेटा, समझो अगर आप 5-6 टॉपिक्स को एक साथ लेकर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जो हम प्रॉपर कंक्लूजन नहीं डिराइव कर पाएंगे, हम उनमें आपस में कनेक्शन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। अरे समझो अगर मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक साथ पढ़ोगे तो शायद मुझे लगता है कि समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये कहलाता है ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। एंटायर ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ लेना वो कहलाता है ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। और आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की स्टडी अगर आप बढ़िया करना चाहते हो तो बेटर अप्रोच होता है, दैट इज रिडक्शनिस्ट अप्रोच। एनसीईआरटी का वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम जाग रहे हो ना बच्चों? तुम जाग रहे हो ना? मैं फिक्र मैं आपको एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो पैराग्राफ है जो नॉर्मली हम छोड़ देते हैं, एसआरजी वाले बच्चे भी छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ये पैराग्राफ पता होना चाहिए। बाकी चैप्टर तो आपने पढ़ी रखा है ना। सुने, मैं वापस बोल रहा हूँ, ह्यूमन क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की स्टडी को करने के हमारे पास दो अप्रोच होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, यानी एंटायर ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ लेना, वो कहलाता है ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। और वो प्रॉपर अप्रोच नहीं है, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाएंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, अगर आप उसकी प्रॉपर स्टडी करना चाहते हो तो बेस्ट अप्रोच होता है, दैट इज रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ऐसा अप्रोच जिसमें हम रिडक्शन मैकेनिज्म को यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन मतलब होता है किसी को डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, किसी को डिक्रीज करना यानी तोड़ना। मैं आपको समझाऊं, रिडक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बहुत सारे पीसेस में तोड़ना और उन पीसेस को इंडिविजुअली पढ़ना। मतलब समझो पूरे ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ने की बजाय उसके कुछ टुकड़े बना लेना। जैसे समझो हम यहाँ पर टुकड़े तो बनाएंगे, पूरा ह्यूमन एक साथ थोड़ा पढ़ेंगे। हम उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से पढ़ेंगे, हम उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से पढ़ेंगे, हम उसका सर्कुलेटरी सिस्टम अलग से पढ़ेंगे, हम उसका नर्वस सिस्टम अलग से पढ़ेंगे, हम उसका एंडोक्राइन सिस्टम अलग से पढ़ेंगे, हम उसका लोकोमोशन एंड मूवमेंट सिस्टम अलग से पढ़ेंगे। यानी समझो पूरे ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ लेना वो कहलाता है ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। पर वो प्रॉपर नहीं है। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर स्टडी करना चाहते हो तो बेस्ट अप्रोच वुड बी रिडक्शनिस्ट अप्रोच। यानी समझो जीवन का कोई भी रूप क्यों ना हो, एनसीईआरटी लिखती है लाइफ फॉर्म। ह्यूमन भी क्या है? जीवन का एक रूप ही तो है। मैं फिर कह रहा हूँ जो एनसीईआरटी के बाकी पैराग्राफ्स हैं वो आप पढ़ चुके हो, पर जो नहीं समझा है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जीवन का कोई भी रूप हो, चाहे वो ह्यूमन क्यों ना हो, अगर उसकी आप प्रॉपर स्टडी कर लेना चाहते हो तो मुझे लगता है कि बेस्ट अप्रोच होता है रिडक्शनिस्ट अप्रोच। रिडक्शन मतलब होता है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को कुछ टुकड़ों में बांट लेना और टुकड़ों को वन बाय वन करके पढ़ना। तो हम यहाँ पर यही तो कर रहे हैं। आप देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं। हमने ह्यूमन को रिड्यूस कर दिया है कि उसका डाइजेशन अलग से पढ़ेंगे,
उसका रेस्पिरेशन अलग से पढ़ेंगे, उसका सर्कुलेशन अलग से पढ़ेंगे, उसका एक्सक्रीशन अलग से पढ़ेंगे। तो पूरा एक साथ पढ़ना कहलाता है ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, और उसको टुकड़ों में बांटकर पढ़ना कहलाता है रिडक्शनिस्ट अप्रोच। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिडक्शनिस्ट अप्रोच एक ज्यादा बढ़िया अप्रोच है, क्योंकि समझो अगर आप रिडक्शन टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करोगे तो आप किसी एक सिस्टम की इन डेप्थ स्टडी कर सकते हो, और जब उसको ढंग से समझ लोगे, दूसरे को ढंग से समझ लोगे, तो उन दो टुकड़ों के बीच में कनेक्शन जोड़ पाना बहुत ही आसान होता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पढ़ना है तो दो अप्रोच हो सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, एक होता है रिडक्शनिस्ट अप्रोच। पर हमें लगता है कि रिडक्शनिस्ट अप्रोच एक बढ़िया अप्रोच है। पर एनसीईआरटी आगे क्या लिखती है, इसी पैराग्राफ में एनसीईआरटी लिखती है कि ना तो ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच और ना ही रिडक्शनिस्ट अप्रोच किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सच्चाई को उजागर करने का बेस्ट तरीका हो सकता है। एनसीईआरटी ने लिखा है, एनसीईआरटी लिखा है, कहीं ना कहीं लिखा है, हाउएवर, जो लाइव टेलीकास्ट में है उनके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, ध्यान सुना, देखो लिखा हुआ है, हाउएवर इट इज नाउ बीइंग इंक्रीजिंगली रियलाइज्ड, आजकल हमें ये यकीन होता जा रहा है कि नाइदर अ प्योरली ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच nor a purely reductionist approach would reveal the truth about बायोलॉजिकल प्रोसेस। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम को पढ़ना है तो उसके दो अप्रोच हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच या फिर रिडक्शनिस्ट अप्रोच। पर एनसीईआरटी ये भी लिख रही है कि किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की जो भी प्रोसेस होते हैं उनकी सच्चाई को उजागर करने के लिए वास्तविकता में अगर देखा जाए तो दोनों ही अप्रोच कारगर नहीं है, पर मजबूरी है, अप्रोच तो दो ही है। तो कुछ भी हो ना हो, पढ़ना तो हमें इन्हीं दो अप्रोच से पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बेस्ट अप्रोच वुड बी रिडक्शनिस्ट अप्रोच। तो यहां पर हम पढ़ेंगे सिस्टम्स बायोलॉजी, हम सिस्टम्स की बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी का वर्ड है सिस्टम्स बायोलॉजी। तो हम यहाँ पर सिस्टम्स बायोलॉजी पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे। वापस बोल रहा हूं बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी को करना है तो दो अप्रोच हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच हो सकता है, रिडक्शनिस्ट अप्रोच हो सकता है। मुझे आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? रिडक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब होता है उसको टुकड़ों में तोड़ना फिर पढ़ना, और रिडक्शनिस्ट अप्रोच वुड बी ए बेटर ऑप्शन। पर फिर भी एनसीईआरटी लिखती है कि समझो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सच्चाई को उजागर करने के लिए दोनों ही अप्रोच जो है वो क्लियर नहीं है। इसका रीजन वो ये बताना चाहती है, जब हम सिस्टम्स को पढ़ते हैं, सिस्टम्स को पढ़ना यानी रिडक्शनिस्ट अप्रोच, हम अलग अलग सिस्टम्स को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं, आप किसी भी लेवल पर पढ़ लीजिए, चाहे आप मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ लीजिए, चाहे आप सेलुलर लेवल पर पढ़ लीजिए, चाहे टिश्यू लेवल पर पढ़ लीजिए, चाहे ऑर्गेनिज्म लेवल पर, चाहे पॉपुलेशन लेवल पर, चाहे कम्युनिटी लेवल पर, ये वो लेवल्स हैं जो कोई ना कोई इमर्जेंट प्रॉपर्टीज को एमिट करते हैं। समझो ये सब के सब जो हैं ये कुछ क्रिएट करते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज? इमर्जेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है आकस्मिक प्रॉपर्टी। जैसे आपने सुना होगा कि किसी का आकस्मिक निधन हो गया, अचानक से डेथ हो जाती है, तो समझो ये वो चीजें हैं जो कि इमर्जेंट प्रॉपर्टीज को एमिट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मान लो आप किसी के मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी कर रहे हो, तो किसी का डीएनए पढ़ रहे हो, किसी और का डीएनए पढ़ रहे हो, तो उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज होंगी, पर कोई ना कोई डिफरेंसेस तो होंगे ही सही। तो इसकी फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो कोई ना कोई वेरिएशन तो आपको मिलेगा, इसकी फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो कोई ना कोई वेरिएशन तो आपको मिलेगा। तो वापस बोल रहा हूँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जो लाइव टेलीकास्ट में, एक बार कंफर्म कर लेता हूं बच्चों, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? समय नहीं है आपके पास, 5 लेक्चर पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी, पहला पैराग्राफ समझा रहा हूं। लाइव टेलीकास्ट में जो बच्चे हैं, क्या वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लाइव टेलीकास्ट में जो बच्चे हैं मुझे चैट बॉक्स में इंडिकेट करें। चलिए शुरू करते हैं ना। कुल मिला के टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शंस। ये वो पैराग्राफ है जो हम नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं। आप में से कितनों ने इस पैराग्राफ को पहले समझा है? कितनों ने इस पैराग्राफ को पहले नहीं समझा है? तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यहां से सवाल आ गया, नॉर्मली नहीं आता है, पर अगर आ गया तो एक्सक्यूज नहीं है, बिकॉज दिस पैराग्राफ बिलोंग्स टू एनसीईआरटी। तो मैं आपको पैराग्राफ समझा रहा हूं, इसके बाद जो पैराग्राफ्स होंगे वो हम स्पीड से कवर कर लेंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, पर ये पैराग्राफ समझना जरूरी है। यही से तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की शुरुआत होती है। तो इस पैराग्राफ का कंक्लूजन बता देता हूं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो उसके दो अप्रोच हो सकते हैं, एक होता है ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, एक होता है रिडक्शनिस्ट अप्रोच। हमें लगता है कि रिडक्शनिस्ट अप्रोच ज्यादा बढ़िया है, यानी सिस्टम बायोलॉजी ज्यादा बढ़िया है। आप उस ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजी को सिस्टम में डिवाइड करके पढ़ लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन सिस्टम, समझो। तो सिस्टम बायोलॉजी का मतलब है रिडक्शनिस्ट अप्रोच। पर हमें यह भी पता चलता है कि जिस भी लेवल पर आप स्टडी करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो इमर्ज होकर आ जाती है, मतलब कोई ना कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसलिए चाहे वो ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच हो, चाहे वो रिडक्शनिस्ट अप्रोच हो, दोनों ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल प्रोसेस की सच्चाई को क्लियरली उजागर नहीं कर सकते हैं। पर हमारे पास ऑप्शन कुछ और नहीं है, या तो आप ऑर्गेनिज्म पढ़ना तो ही सही, तो या तो ऑर्गेनिज्म अप्रोच से पढ़ लो या फिर आप रिडक्शनिज्म। आप मुझे बताओ कौन सा अप्रोच बढ़िया होगा? रिडक्शनिस्ट। तभी तो एनसीईआरटी कहती है शुरुआत के जो मैक्सिमम चैप्टर्स हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इनको हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच से पढ़ेंगे।
और जो लास्ट के जो 2 चैप्टर्स होंगे दैट इज नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये कंट्रोल करने वाले हैं, तो इनको जो है हम ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच से पढ़ लेंगे। तो इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी लास्ट में ये लिखती है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं जैसे डाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड सर्कुलेशन, लोकोमोशन मूवमेंट, इनको जो है हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच से पढ़ लेंगे। और जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं जिनमें हम कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन की बात करते हैं, उनको हम ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच से पढ़ लेंगे। तो मैंने आपको ये पैराग्राफ समझाया है, आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? समय नहीं है आपके पास, 5 लेक्चर्स मिले एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी, हम कैसे कवर करेंगे? मैंने आपको भी पहला पैराग्राफ समझाया, चले आगे बढ़ते हैं ना। उसके बाद जो है एनसीईआरटी ने इनका फिगर दिया है, पता होना चाहिए। एनसीईआरटी क्लासेस चल रही हैं, ये जनाब एल्फेंसो कॉर्टी हैं, और आपको पता होना चाहिए यही वो हैं जिन्होंने ह्यूमन के अंदर इंटरनल ईयर के अंदर ऑडिटरी रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के बारे में बात की थी। तो इन्हीं के बेसिस पर जो है नाम दिया गया है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने आपके सामने रख दिया। अब हम शुरू करते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच लगाते हुए एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी को हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज रिडक्शनिस्ट अप्रोच? टुकड़ों में बांटकर। तो हम सारे प्रोसेस एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम डाइजेशन पहले पढ़ेंगे, फिर हम सर्कुलेशन पढ़ लेंगे, रेस्पिरेशन कर लेंगे। तो रिडक्शनिस्ट अप्रोच लगाते हुए एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन की फिजियोलॉजी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो इसी सीक्वेंस में पहला चैप्टर हमारे सामने है, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ। बच्चों फास्ट पढ़ा रहा हूं क्या? एक बार लाइव टेलीकास्ट में कंफर्म कर लेते हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों आप? समय नहीं है आपके पास, आवाज सुन पा रहे हैं ना? सुने, कोशिश करते हैं जितना हम यहाँ पर कवर कर सके ना। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फील कर रहा हूँ क्लास के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड। फिर भी अगर टॉपिक को लेकर आपके कोई भी डाउट्स हो, मैं एसआरजी लाइव में बैठता हूँ या फिर मैं बाहर भी बैठ जाऊंगा, आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ना। फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। समझे एनसीईआरटी क्या लिखती है? फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और भी रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं आपको एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समय नहीं है आपके पास। पहली लाइन लिखी है, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फूड उनमें से एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब हमारी और भी बहुत सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि हमें वाटर भी चाहिए होता है। एनसीईआरटी ने इसी पैराग्राफ में कहीं ना कहीं लिखा है हमें वाटर भी चाहिए होता है। अगर वाटर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन जैसी कोई समस्या आ सकती है, कहीं ना कहीं इसमें लिखा हुआ है कि अगर water we take plays an important role in metabolic process and also prevents the body from a dehydration। समझो हमें ऑक्सीजन भी तो चाहिए होती है। तो पहली लाइन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मकसद क्या है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी लाइन समझाने की कुछ, तो मेरी आवाज तो आ रही है ना? समय नहीं है तुम्हारे पास, 5 लेक्चर्स में एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो जहां मुझे लगेगा कि कुछ रटने वाली चीजें हैं वो आपको याद हैं, उनको हम जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। बाकी मैं आपको एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुने ना, कि हमारी क्लास कब तक होती है? 12 बजे तक, समय नहीं है ना? सुने, कुल मिला के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बहुत सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड उनमें से एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। यानी हमें फूड भी चाहिए, हमें जो है वाटर भी चाहिए, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए। तो फूड हमारी उन बेसिक रिक्वायरमेंट में से एक बेसिक रिक्वायरमेंट। अब समझे, आगे लिखती है एनसीईआरटी, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड, यानी हमारे फूड के जो मेजर कंपोनेंट्स है वो ये हैं। इसका मतलब हमारे फूड के माइनर कंपोनेंट्स भी होते होंगे। तो हमारे फूड के माइनर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, उनके बारे में आगे लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं हमें मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, विटामिन भी चाहिए। वापस बोल रहा हूँ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें पानी चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए, फूड। तो फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट, इट इज नॉट द ओनली बेसिक रिक्वायरमेंट। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमारे फूड में बहुत सारे माइनर कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे हमारे फूड में मिनरल्स होते हैं, विटामिन, पर हमारे फूड में मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। आप समझें, जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं इनको तो बॉडी मेनली यूज करेगी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और जो प्रोटीन्स होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो कि बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करने में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। और यही बात एनसीईआरटी लिखी है, लिखा हुआ है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो एनर्जी जो लिखा है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट के लिए लिखा है, और यहाँ पर बॉडी टिश्यूज को रिपेयर और ग्रोथ की जो बात लिखी है ये प्रोटीन को लेकर लिखी है। यानी कुल मिला के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बहुत सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनमें से एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड। हमारे फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और उसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट से तो हमको एनर्जी मिल जाती है, और प्रोटीन हमें जो है बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। अब समझें आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम का मकसद क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मकसद है डाइजेशन। नाउ व्हाट इज डाइजेशन? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल में तोड़ना। समझे, हमारे फूड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, पॉलीसेकेराइड।
प्रोटीन्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। जो फैट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। और इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बॉडी के टिश्यू डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मकसद होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल में तोड़ना, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, नॉन एब्जॉर्बेबल को एब्जॉर्ब फॉर्म में कन्वर्ट करना और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना, यही कहलाता है डाइजेशन। और डाइजेशन करवाने वाला जो सिस्टम है वो कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करता है। व्हाट इज डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। और डाइजेशन करवाने वाला सिस्टम कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन दो तरीके से करता है, या तो मैकेनिकल फॉर्म, जैसा आपने नाम सुना होगा मैस्टिकेशन, एंड इंटेस्टाइन में सेगमेंटेशन। तो डाइजेशन मैकेनिकल रूप से भी हो सकता है और बायोकेमिकल रूप से भी हो सकता है। तो मैंने आपको ये पहला पैराग्राफ समझा है। चलिए शुरू करते हैं ना। गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम नाराज हो क्या? समय नहीं है आपके पास। तो मैं आपको एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट्स रह जाए मैं बाहर बैठूंगा। आपको जो भी डाउट्स हो आप मेरे पास आ सकते हैं। जो लाइव टेलीकास्ट में मैं नंबर शेयर कर दूंगा, आप मुझे डाउट्स भेज सकते हैं। जितनी हेल्प हो सकती है एकेडमिकली यहाँ पर आपकी हेल्प जरूर की जाएगी ना। चलिए शुरू करते हैं। सुने ना, आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मकसद होता है डाइजेशन करना। व्हाट इज डाइजेशन? कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म को, नॉन एब्जॉर्ब फॉर्म को सिंपल फॉर्म में, डिफ्यूजिबल फॉर्म में, एब्जॉर्ब फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही कहलाता है डाइजेशन। और ये डाइजेशन जो है मैकेनिकल वे से भी हो सकता है और बायोकेमिकल वे से भी हो सकता है। और डाइजेशन करवाने वाला जो सिस्टम है वो कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पेश करने जा रहा हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एनसीईआरटी दिखती है। पहले बात तो कोई भी चैप्टर हम क्यों ना पढ़ें, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले हम उसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। फिर हम उसकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, यानी कि फंक्शनल एस्पेक्ट। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं द एनाटॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो चीजें आती है बेटा, एक आता है एलिमेंट्री कैनाल और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है। एलिमेंट्री कैनाल तो वो जगह होती है जिसके अंदर फूड का डाइजेशन होगा, बिकॉज एलिमेंट्री कैनाल एक होलो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एंटीरियरली माउथ और पोस्टीरियरली एनस पर जाकर खत्म होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल तो एक होलो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है। एलिमेंट्री कैनाल वो जगह है जिसके अंदर फूड का डाइजेशन होगा। व्हाट इज डाइजेशन? कॉम्प्लेक्स का सिंपल में टूटना। तो एलिमेंट्री कैनाल तो वो जगह है जिसमें फूड का डाइजेशन होगा। और वहां पर डाइजेशन करवाने के लिए एलिमेंट्री कैनाल के बाहर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सामान एलिमेंट्री कैनाल में भिजवाती हैं और डाइजेशन में हेल्प करती हैं। यानी डाइजेशन तो एलिमेंट्री कैनाल में होगा और उसमें डाइजेशन करवाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर जो हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हमें दोनों चीजें पढ़नी है। पहले हमको एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना है, फिर वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स पढ़नी है, फिर हमको फिजियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ना है। तो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। नाउ व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एनसीईआरटी की डेफिनेशन, एलिमेंट्री कैनाल एक होलो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है जो एंटीरियरली, तो एंटीरियर जो है वो माउथ से शुरू होती है, एंटीरियर ओपनिंग माउथ है। कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल एक होलो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर जो एंटीरियरली ओरल कैविटी से शुरू होती है। गलत, ओरल कैविटी से शुरू नहीं होती है, शुरू होती है माउथ से। तो हमें इसको ध्यान से पढ़ना है। एलिमेंट्री कैनाल एक होलो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है जो एंटीरियर ओपनिंग माउथ से खुलती है और पोस्टीरियर ओपनिंग है एनस पर जाकर बंद हो जाती है। तो माउथ से लेकर एनस तक जो एक होलो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसी को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब समझें, शुरुआत कहां से हुई है? माउथ से। फिर एनसीईआरटी लिखती है माउथ जो है वो आगे चलकर किसमें खुलता है? ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। नीट में जो है ओरल कैविटी को ही हम बक्कल कैविटी कह रहे हैं। तो एनसीईआरटी लिखती है, वापस बोल रहा हूं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल वो जगह है जिसमें फूड का डाइजेशन होगा। तो एलिमेंट्री कैनाल एक होलो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर जो एंटीरियर ओपनिंग माउथ से खुलती है और पोस्टीरियर ओपनिंग है एनस पर जाकर खुल जाया करती है। तो माउथ से शुरुआत करेंगे, एनस पर खत्म करेंगे। तो माउथ जो होता है वो ओपन होता है बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। एनसीईआरटी की लाइन है, द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। अब बात आया ओरल कैविटी। ओरल कैविटी आपको सामने आ रहा होगा, चीक्स के पीछे जो कैविटी हम ओरल कैविटी कह रहे हैं। ओरल कैविटी में एनसीईआरटी के हिसाब से हम दो स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे टीथ होते हैं, जब प्लूरल है तो टीथ है, सिंगुलर है तो टूथ है। और यहाँ पर एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको हम टंग कहते हैं। वैसे मॉडल में पैलेट के बारे में भी लिखा हुआ है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। और एनसीईआरटी के हिसाब से जो ओरल कैविटी में हमें यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, एक तो हम टीथ की बात करेंगे और एक हम टंग की बात करेंगे। एनसीईआरटी लिखा है द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड ए मस्कुलर टंग, ऐसा कुछ। तो दो चीजें पढ़ना चाहते हैं, पहले हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। सुने, टीथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर। आपके मेन एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर दो सवाल आते हैं तो एक सवाल टीथ से होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो टीथ के बारे में एनसीईआरटी ने जो लिखा है कम से कम वो हमें याद होना चाहिए। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, सुनिए। हम अपने टूथ के लिए या टीथ के लिए कुछ वर्ड यूज करते हैं। हमसे मतलब है ह्यूमंस, ह्यूमंस से मतलब है मैमल्स। तो समझे, हमारे अंदर जो है हम वर्ड यूज करते हैं थीकोडॉन।
यानी हमारे जो दांत होते हैं वो बोनी सॉकेट्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं एंड सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज थीकोडोंट, ऐसा कुछ। फिर अगला वर्ड आता है डाइफायोडोंट, अगला आता है डाइफायोडोंट। इसका मतलब ये हुआ मेजोरिटी ऑफ द मैमल्स में, जरूरी नहीं सभी मैमल्स में, मेजोरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमारे अंदर जो है डाइफायोडोंट मिलता है। डोंट का मतलब दांत, फायो मतलब ग्रो करना, डाई मतलब दो बार। तो हमारे जो दांत होते हैं वो जीवन में दो बार आते हैं। और समझना, अगर स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि ह्यूमन शोज स्ट्रिक्ट डाइफायोडोंट, गलत है। हम स्ट्रिक्ट डाइफायोडोंट थोड़ा शो करते हैं। अरे बेटा समझो, एक एडल्ट ह्यूमन में 32 दांत होते हैं, 32, पर सारे के सारे जो हैं जीवन में दो बार नहीं आते। आपको पता होना चाहिए सिर्फ 20 दांत हैं जो दो बार आते हैं। इंसिजर्स, कैनाइंस, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर, यही हैं जो जीवन में सिर्फ दो बार आते हैं। तो एनसीआर ने जो डाइफाइडोंट वर्ड लिखा है ये इनके लिए लिखा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर ये जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं, यानी ये मोनोफाइडोंट होते हैं। तो अगर स्टेटमेंट आ जाए कि हम जो है डाइफाइडोंट कंडीशन शो करते हैं तो बात सही है, पर अगर ये वर्ड आ जाए कि ह्यूमंस आर स्ट्रिक्टली डाइफाइडोंट तो ये वर्ड बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको दांतों बारे में बता दिया। दांतों को लेकर एक और चीज जरूर याद रखेंगे, हमारा जो टूथ होता है उसका आउटर जो च्यूइंग सरफेस होता है बहुत ही हार्ड होता है, उसको इनेमल कहते हैं। आपकी नीट में आ चुका है, इनेमल का फंक्शन होता है फूड का मेस्टिकेशन करना। तो दांतों के बारे में थीकोडोंट शब्द याद रखेंगे, डाइफायोडोंट याद रखेंगे और इनेमल जरूर याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं ना, अगले पेज पर आते हैं। अगले पेज पर जो है एनसीईआरटी ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फिगर बना रखा है। आप देखिए यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल दिखा रखी है, माउथ से शुरू होती है और एनएस पर खत्म होती है। और इस डायग्राम के अंदर एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी दिखा रखी हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स दिखा रखी हैं, लीवर विद गॉल ब्लैडर। एनसीईआरटी ने समरी में लिखा है लीवर ब्रैकेट में विद गॉल ब्लैडर, और साथ में पेनक्रियास भी यहाँ पर शो कर रखा है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉट ओनली एलिमेंट्री कैनाल, this is not the diagram of only associated digestive gland, this is the diagram of human digestive system। नीचे हेडिंग है human digestive system और एनसीईआरटी लिख चुकी है human digestive system consists of elementary canal and associated glands। तो elementary canal माउथ से लेकर एनस दिख रहा है, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी तो हमको दिख रही है। हमको इसमें लीवर विद गॉल ब्लैडर दिख रहा है, हमको यहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स दिख रही है, और हमको यहाँ पर पेनक्रियास भी दिख रहा है। तो ये एनसीईआरटी का फिगर है, हमें ये पता होना चाहिए। मैं आपको जो यहाँ पर एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, आपको पता होगा हम माउथ की बात करेंगे, ओरल कैविटी की बात करेंगे, फेरिंग्स होता है, इसोफेगस होता है, स्टमक होता है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। फिर उसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में चार पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। समझे ना, कॉलन के अंदर जो है, सॉरी सॉरी ना, लार्ज इंटेस्टाइन में तीन पार्ट हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम। कॉलन के चार पार्ट होते हैं, एक होता है असेंडिंग कॉलन, एक होता है ट्रांसवर्स कॉलन, एक होता है डिसेंडिंग कॉलन, और एक होता है सिग्मोइड कॉलन। तो एनसीईआरटी ने फिगर में तो लिख दिया है सिग्मोइड कॉलन, बाद में थ्योरी में भी लिखा है। समझिए कॉलन के अंदर चार पार्ट हैं, लिखा है असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। फिर समझो सिग्मोइड कॉलन रेक्टम में खुलता है। अगर आप फिगर में देख पा रहे हैं बच्चों, जाहिर सी बात है सिग्मोइड कॉलन ओपन्स इनटू द रेक्टम, और बाद में थ्योरी में ये लिख दिया है द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कॉलन ओपन्स इनटू द रेक्टम। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहिए। डायग्राम जो है वो बिल्कुल सही है। आपके नीट वाले जो हैं दोनों स्टेटमेंट साथ में कभी नहीं देंगे, ऐसा कभी नहीं देंगे कि इनमें से कौन सा सही है, सिग्मोइड कॉलन ओपन्स इनटू द रेक्टम या डिसेंडिंग कॉलन ओपन्स इनटू द रेक्टम, ये दो स्टेटमेंट नहीं आएंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, दोनों बात सही है। समझो, सच्चाई तो ये जो सिग्मोइड कॉलन है वो रेक्टम में खुलता है। तो एनसीईआरटी ने पता है क्या लिखा है कि कॉलन के चार पार्ट हैं, ठीक है जी, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन। लेकिन बाद में उसने ये लिख दिया द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कॉलन ओपन्स इनटू द रेक्टम। पर सच्चाई तो ये है डिसेंडिंग कॉलन रेक्टम में नहीं खुलता है, कौन खुलता है, सिग्मोइड कॉलन। तो हमें जो है तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बेस्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर चूज करना होगा। अगर फिगर आ जाए कि कॉलन के अंदर चार पार्ट हैं, बिल्कुल सही है, असेंडिंग होता है, ट्रांसवर्स होता है, डिसेंडिंग होता है, सिग्मोइड कॉलन। अगर ये भी आ जाए कि सिग्मोइड कॉलन रेक्टम में खुलता है तो ये बात भी सही है। हमें यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स को गलत छांटना होगा, उसके बाद जो चौथा होगा वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। तो एनसीईआरटी का कंफ्यूजन है, इससे परेशान ना होना। वापस बोल रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो है हम दांतों के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहा हमारे अंदर थीकोडोंट अरेंजमेंट है, मतलब बोनी सॉकेट्स के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं। हमारे अंदर डाइफाइडोंट है, पर हाँ स्ट्रिक्ट डाइफाइडोंट नहीं है। सिर्फ 20 दांत ऐसे हैं जो कि दो बार आते हैं, इंसिजर्स, कैनाइंस एंड फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। बाकी 12 दांत ऐसे होते हैं, मोलर, प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर, ये सिर्फ एक बार आते हैं। तो हमारे अंदर डाइफाइडोंट तो है पर स्ट्रिक्ट डाइफाइडोंट नहीं है। फिर जो है हमारे अंदर हिट्रोडोंट कंडीशन है। दांत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इस पे समय खर्च कर रहा हूँ। हिट्रोडोंट का मतलब होता है हमारे जो दांत होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, होमोडोंट नहीं है, हिट्रोडोंट है। तो नाम से पता चल रहा है बच्चों, चार अलग अलग टाइप के दांत है ना, इंसिजर से, कैनाइन से, प्री मोलर से और मोलर्स, और इनको कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है।
कैपिटल से, तो इंसिजर्स के लिए कैपिटल आई, कैनाइंस के लिए कैपिटल सी, प्री मोलर्स के लिए कैपिटल पीएम एंड मोलर्स के लिए कैपिटल एम। अब अरेंजमेंट कैसे करना होता है, ये अपर जो है, ये लोअर जो है, द अरेंजमेंट ऑफ टूथ इन द जॉज इज नोन एज डेंटिशन। और डेंटिशन का जो फॉर्मूला होता है हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होता है, समझो ये अपर जो है इसके दो हाफ है, लेफ्ट और राइट, ये लोअर जो है इसके भी दो हाफ है, लेफ्ट और राइट। तो हमें क्या करना है, दोनों जॉज को इंक्लूड करना है और कोई एक हाफ ले लेना है। चाहे तो आप जो है इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट हाफ ले लो, या फिर आप इसका राइट और इसका ले लो, और हमें इस तरह से लिखना होता है। और हमेशा मीडियल टू लेटरल लिखा जाता है, समझे, आपको पता है बीच में होंगे इंसिजर्स, इधर होते हैं कैनाइंस, इधर प्री मोलर, फिर इधर मोलर, इधर इंसिजर, तो इधर कैनाइन, इधर प्री मोलर, इधर मोलर। तो हम ऐसे लिखते हैं, इसके इंसिजर कैनाइन प्री मोलर मोलर, और लोअर जो के भी इंसिजर कैनाइन प्री मोलर मोलर। तो बताना चाहिए इधर दो होंगे इंसिजर्स, फिर एक कैनाइन होगा, फिर दो प्रीमोलर्स होंगे, और लास्ट में तीन मोलर। तो फॉर्मूला निकल कर आता है 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3। यहाँ डिवीजन का मतलब है दो अलग अलग जॉस की बात कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी भी लिखती है इस तरह से हम अपने डेंटल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ। यानी डेंटल फॉर्मूला लिखते समय दोनों जॉस को इंक्लूड करेंगे, और दोनों जॉस कंप्लीटली नहीं, उनका सिर्फ कोई एक हाफ ले लिया जाएगा। आपको समझ, या तो आप लेफ्ट साइड ले लो या फिर राइट साइड ले लो। तो डेंटल फॉर्मूला में दोनों जॉस की बात करेंगे और उनका कोई एक हाफ लेकर डेंटल फॉर्मूला प्रेजेंट किया जाता है। और हमेशा मीडियल टू लेटरल, लेटरल टू मीडियल नहीं, हमेशा बीच से साइड की तरफ। तो 2 1 2 3 2 1 2 3, या फिर 2 1 2 3 2 1 2 3, इंसिजर्स कैनाइंस प्री मोलर्स एंड मोलर्स। और ये लाइन आपके मेरे एग्जाम में आ चुकी है। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल व्हिच हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। हम डिस्कस करें एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक होलो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो माउथ से शुरू होकर एंड्स पर खत्म होती है। माउथ लीड्स टू द ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर बहुत सारे दांत हैं और एक मस्कुलर ऑर्गन टंग है। तो दांत के बारे में सारी बातें हो चुकी है, अब बात करते हैं टंग के बारे में। टंग जो है वो एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। आपको पता होना चाहिए उसका जो एंटीरियर पार्ट जो होता है वो फ्रीली मूवेबल होता है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट उसका फिक्स्ड होता है ना। अगर हम टंग की बात करें, टंग को जो है अगर इस तरह से देखा जाए, तो जो अपर सरफेस है यानी डोर्सल सरफेस, लोअर सरफेस यानी वेंट्रल सरफेस। तो लोअर सरफेस फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से एक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, इसको फ्रेनुलम कहा जाता है। तो एनसीईआरटी की बात है, लिखा हुआ है द टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। और आपको पता होगा टंग का जो अपर सरफेस होता है, व्हाट इज टंग, एक गस्टेटरी रिसेप्टर है, इसका मकसद है टेस्ट के साथ रिसीव करना। तो टंग का जो अपर सरफेस होता है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम पेपिला कहते हैं। एंसर ने पेपिलास के नाम नहीं बताए, वो मॉड्यूल में थे, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, हमें याद रखना है। टंग का जो लोअर सरफेस है वो फ्रेनुलम की मदद से ओरल कैविटी के फ्लोर पर जुड़ा होता है, और टंग के अपर सरफेस पर बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको पेपिला कहते हैं। और समझो एंसर क्या कहती है, उनमें से कुछ पेपिला में टेस्ट बड्स होते हैं, सभी पेपिला में नहीं होते। लिखा हुआ है the upper surface of the tongue has small projections called as papilla, some of which bear the taste buds। जैसा आपने पढ़ा होगा फिलीफॉर्म पेपिला जो होते हैं, ये इंसाइड की बात नहीं है, फिलीफॉर्म पेपिला सबसे ज्यादा होते हैं, बट दे आर डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड्स। हाँ जी सर, है? तो यहां पर जो है ओरल कैविटी की वापस बात कर रहा हूं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो एंटीरियर ओपनिंग माउथ से खुलती है और पोस्टीरियर साइड पर एनस पर जाकर टर्मिनेट होती है। माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, एंड ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। तो दांतों के बारे में सारी बातें हो चुकी है। थीकोडोंट होता है, डायफाइडोंट बट नॉट स्ट्रिक्ट डायफाइडोंट। जो 20 दांत होते हैं वो डायफाइडोंट हैं, और जो 12 होते हैं वो मोनोफाइडोंट होते हैं। तो दांत के बारे में ये बात होगी। हेट्रोडोंट होते हैं, इंसिसस, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और याद रखेंगे अरेंजमेंट डेंटल फॉर्मूला मीडियल टू लेटरल 2 1 2 3 2 1 2 3। डेंटल फॉर्मूला लिखते समय दोनों जॉस को इंक्लूड किया जाता है, पर दोनों का कोई एक हाफ ले लिया जाता है, किसी एक साइड का, है ना, ऐसा पूछना। हमारे टूथ का जो आउटर हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है उसको इनेमल कहते हैं, और वो कहीं ना कहीं फूड का मेस्टिकेशन करता है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है। ये बात हो गई टूथ के बारे में। टंग के बारे में याद रखना है, एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है। लोअर साइड पर ये बक्कल कैविटी के फ्लोर पे फ्रेनुलम से जुड़ा होता है, और अपर सरफेस पर कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जो पेपिला कहते हैं। उनमें से कुछ पेपिला के अंदर टेस्ट बड्स मिलते हैं। तो कुल मिला के माउथ लीड्स टू द ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी में दो चीजें, दांत और टंग। अब आगे बढ़ते हैं ना। फिर आपकी एनसीईआरटी लिखती है बक्कल कैविटी ओपन्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स। समझो जो फेरिंग्स होता है वो शॉर्ट है, लिखा हुआ है द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स। और आपको पता है जो फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्यों, क्योंकि फेरिंग्स में ही ईसोफेगस की ओपनिंग होती है, और फेरिंग्स में ही ट्रैकिया की भी ओपनिंग होती है। ईसोफेगस इज फूड पाइप एंड ट्रैकिया इज विंड पाइप। तो एनसीईआरटी की लाइन है द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व्स एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। द ईसोफेगस एंड ट्रैकिया
opens into the pharynx, ऐसा कुछ। हमें ये भी पता है जो ट्रैकिया है उसका जो एंटीरियर एपर्चर उसको हम कहते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस पर एक थिन कार्टिलेजनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, और इसका फंक्शन होता है स्वेलिंग के दौरान ये जो है ग्लॉटिस को कवर कर दिया करता है ताकि फूड या फिर वाटर गलती से हमारे विंड पाइप के अंदर ना जा सके। तो वापस बोल रहा हूँ, एलिमेंट्री कैनाल में हमने माउथ से शुरुआत करी, माउथ लीड्स टू द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में हम दांत की बात करते हैं और बात करते हैं टंग की, फिर ओरल कैविटी ओपन्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, उसी के अंदर जो है ट्रेकिया और इसोफेगस की ओपनिंग होती है। जो ग्लॉटिस होता है दैट इज द एंटीरियर पोर ऑफ द ट्रेकिया, इट इज गार्डेड बाय अ स्मॉल थिन कार्टिलेजनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एपिग्लॉटिस व्हिच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड और वाटर इन द ट्रेकिया ड्यूरिंग द swallowing। ऐसा पूछा। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है आपको तो फेरिंग्स के बाद हम बात करेंगे इसोफेगस की। इसोफेगस एक सिंगल जो है लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि पोस्टीरियरली जाती है, या पोस्टीरियर का मतलब है ट्रेकिया के पीछे से, ट्रेकिया आगे की तरफ होती है जबकि इसोफेगस पीछे की तरफ होती है। तो इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है, द इसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब। तो लाइव टेलीकास्ट में एनसीईआरटी साथ में रखेंगे ना, द इसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब व्हिच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, इसोफेगस नेक से होते हुए, थॉरिक्स से होते हुए, फिर हमारे डायफ्राम से होते हुए नीचे जाकर एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको स्टमक कहा जाता है। तो एनसीईआरटी की लाइन है, द इसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब व्हिच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थॉरिक्स एंड डायफ्राम एंड लीड्स टू अ जे शेप्ड बैग नोन एज अ स्टमक। हमारा स्टमक जब एम्प्टी होता है तो जे शेप होता है, ये भरने के बाद तो कैसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग आपने उसमें कितना फूड भरा है, समझे, वो जो है फूड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो जब खाली होता है तो वो जे शेप होता है। अब हम पहुंच चुके हैं स्टमक के बारे में। स्टमक का ही फिगर दे रखा है, और स्टमक के अंदर फोर रीजन्स होते हैं, फोर रीजन्स होते हैं, हमें पता होना चाहिए। एक कार्डियक पार्ट होता है, एक फंडस पार्ट होता है, एक बॉडी और एक पाइलोरिक है। हमें पता होना चाहिए जो कार्डियक पार्ट है ये इसोफेगस से कनेक्टेड होता है, जो पाइलोरिक पार्ट होता है ये इनिशियल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि डुओडेनम से कनेक्टेड होता है। हमें ये भी पता होना चाहिए दोनों ओपनिंग्स को, दोनों ओरिफिस को एक एक मस्कुलर स्फिंक्टर रेगुलेट करते हैं। यहाँ पर जो स्फिंक्टर होता है उसे हम कहेंगे गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, एनसीईआरटी। मतलब the sphincter which guards the opening of esophagus into the stomach is known as a gastroesophageal sphincter। और यहाँ जो स्फिंक्टर होगा जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग को गार्ड करेगा उसे हम कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इसको हम कह देंगे कार्डियक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, इसको हम कह देंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर या फिर कह सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर। तो स्टमक के अंदर चार रीजन है, याद होने चाहिए, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, ऐसा कुछ। तो ये बात हो गई स्टमक की। स्टमक के बाद क्या आएगा, इंटेस्टाइन। हम अपने इंटेस्टाइन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट आते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, याद रखेंगे। जो सी शेप्ड छोटा पार्ट है वो है डुओडेनम। उसके बाद एक मिडल कॉइल्ड पार्ट आता है उसे हम कहते हैं जेजुनम, और उनमें से हाईली कॉइल्ड जो होता है वो है इलियम। इलियम की स्पेलिंग जरूर याद रखेंगे। एक हमारे पेल्विक गर्डन में बोन होती है इलियम, उसमें आई आता है, ये वाला जो है इलियम है, इसके अंदर ई आता है। तो स्पेलिंग को लेकर भी मेरे एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन स्ट्रक्चर आते हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अगर पूछा जाए इनमें हाईली कॉइल्ड कौन सा है तो इलियम। डुओडेनम सबसे छोटा है, जेजुनम मिडल पोर्शन है, थोड़ा कॉइल्ड है, और इलियम लास्ट पार्ट है और ये हाईली कॉइल्ड है। ये बात एनसीईआरटी ने लिख रखी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है ना। देखो लिखा हुआ है डुओडेनम जो है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री रीजन्स, ए सी शेप्ड डुओडेनम, a long coiled middle portion jejunum and a highly coiled ileum with a e in the middle। अगर ये आई हो जाएगा तो वो पेल्विक गर्डन की बोन बन जाएगी यानी कि हिप बोन। तो हमें स्पेलिंग को लेकर भी गलती नहीं होनी चाहिए ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में तीन चीजें आती है, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम के बारे में एनसीईआरटी लिखती है ये कि स्मॉल ब्लाइंड सेक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड सेक, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो सिर्फ एक तरफ से खुला हो। क्या होता है, सीकम से जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लटकता है जिसको हम वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं ना, हमारे लिए वेस्टिजियल होता है। सीकम के बाद आता है कॉलन। कॉलन को चार पार्ट में डिवाइड किया और थ्योरी में लिखा है, देखो लिखा है सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सेक, और सीकम के अंदर कुछ सिम्बाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, हमें याद रखना है। सिम्बाइटिक का मतलब आपको पता होगा। फिर देखो लिखा हुआ है सीकम से ही एक फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन निकलता है जिसको हम वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और ध्यान रखेंगे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अराइजेस फ्रॉम द सीकम। ये आपके मेन एग्जाम में आ चुका है ना। आगे बढ़ते हैं ना, सीकम के बाद आएगा कॉलन, और देखो थ्योरी में लिखा है कॉलन को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो कॉलन इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, एक असेंडिंग पार्ट होगा, एक ट्रांसवर्स होगा, एक डिसेंडिंग होगा और एक सिग्मोइड। और बाद में जो है उसने ये लिख दिया कि सिग्मोइड कॉलन रेक्टम में नहीं, डिसेंडिंग पार्ट जो है वो रेक्टम में खुल रहा है, ऐसा लिख दिया। देखो द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम, पर सच्चाई तो ये है अरे जो सिग्मोइड कॉलन है तो वो भी डिसेंडिंग पार्ट ही,
एक असेंडिंग पार्ट है, एक ट्रांसवर्स पार्ट है और एक डिसेंडिंग, फिर लास्ट में आएगा सिग्मोइड। तो सिग्मोइड एक्चुअली में है तो डिसेंडिंग पार्ट ही। तो हम जो है इस स्टेटमेंट को तीन ऑप्शंस एलिमिनेट करके फिर हम बेस्ट स्टेटमेंट यहां पर चूज करेंगे। दैट वुड बी द बेस्ट अप्रोच, है ना। यहां पर हमने एलिमेंट्री नाउ कंप्लीट किया, माउथ से शुरू किया। माउथ ओपन्स इनटू द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में हम दांत की बात करते हैं और टंग की बात करते हैं। ओरल कैविटी लीड्स टू स्मॉल फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। उसमें ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों की ओपनिंग होती है। जो ग्लोटिस होता है उसको कवर करने के लिए कार्टिलेज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं, व्हिच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया ड्यूरिंग द swallowing। तो इसके बाद ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस एक थिन लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि हमारी नेक से होते हुए, थॉरैक्स से होते हुए, डायफ्राम से होते हुए हमारी एब्डोमेन कैविटी में जे शेप्ड ऑर्गन में खुलती है, जिसको हम कहते हैं स्टमक। स्टमक में चार रीजन होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी पाइलोरस। दोनों तरफ के स्फिंक्टर याद होनी चाहिए। कार्डियक स्फिंक्टर गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर। फिर उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद इलियम इसमें सबसे कॉल्ड होता है। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलन, रेक्टम। कोलन को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिग्मॉइड कोलन भी होता है, पर इंसाइड लिखती है द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कोलन ओपन्स इनटू द रेक्टम। फिर रेक्टम के बाद एनल कैनाल और लास्ट में एनस आती है। तो ये होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो माउथ से शुरू होकर एनस पर खत्म होता है, इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। हमने एलिमेंट्री कैनाल अरेंजमेंट देखा। अब उसके बाद एनसीईआरटी जो है एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी आपको समझाने की कोशिश करिए, और वो वाला पार्ट जो है हम सीधे डायग्राम से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डायग्राम से एलिमेंट्री कैनाल एक होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये एनसीईआरटी का फिगर है। एलिमेंट्री कैनाल एक होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अगर आप उसको ऐसे काट कर देखोगे ट्रांसफर सेक्शन, तो ऐसा कुछ आपको क्रॉस सेक्शन नजर आएगा। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द गट। तो अंदर जो है हमें कैविटी नजर आएगी, इसको हम कहेंगे ल्यूमेन। चाहे आप जो है इसोफेगस को देख लो, चाहे स्टमक को देख लो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन, कहीं से भी अगर आप ट्रांसफर सेक्शन लोगे तो अंदर एक होलो कैविटी मिलेगी, इसको हम कहेंगे ल्यूमेन। और चारों तरफ ये क्या है, एलिमेंट्री की वॉल है। एलिमेंट्री कैनाल क्या अरेंजमेंट में पढ़ चुके हैं, उसकी वॉल की बात कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है बाहर से अंदर की तरफ, उसमें चार लेयर होती है, हमें नाम याद होनी चाहिए। सबसे बाहर वाली सिरोसा है, फिर आती है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में दो होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर। पर एनसीईआरटी लिखती है कुछ जगहों पर ऑब्लिक होती है। उसने ये नहीं लिखा कौन सी जगह, पर आपको पता होना चाहिए ऑब्लिक मसल लेयर स्टमक की वॉल में पाई जाती है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में चार लेयर है। सबसे बाहर होती है सिरोसा, याद रखें। फिर आती है मस्कुलरिस, उसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर और कुछ जगह पर ऑब्लिक होती है जैसे कि स्टमक। उसके बाद आती है सब म्यूकोसा और लास्ट में जो कि ल्यूमेन को लाइन करती है उसे हम कहते हैं म्यूकोसा। फिर एनसीईआरटी इनका डिस्क्रिप्शन ही बताती है कि समझे सिरोसा जो है ये बनती है मेसोथेलियम की। समझे बेटा, सिरोसा कुछ और नहीं है। सिरोसा इज एक्चुअली अनदर नेम फॉर विसरल पेरिटोनियम। समझे, और विसरल पेरिटोनियम बनता है एक तो एपिथेलियम का, जिसे हम कहेंगे मेसोथेलियम, प्लस सम कनेक्टिव टिश्यू। एनसीईआरटी लिखा है सम कनेक्टिव टिश्यू, आपको पता होना चाहिए वो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा है। नहीं समझे, सिरोसा कुछ और नहीं है, ये एब्डोमिनल कैविटी में विसरल पेरिटोनियम का ही दूसरा नाम है। और ये बनता है दो चीजों से, एक तो मेसोथेलियम, वो एपिथेलियम है, और एनसीईआरटी लिखती है साथ में सम कनेक्टिव टिश्यू। तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर मसल लेयर की बात होगी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर। सब म्यूकोसा का एनसीईआरटी लिखती है ये बनता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, और सबसे अंदर जो होती है उसको कहा जाता है म्यूकोसा। तो ये नाम हमें याद होनी चाहिए। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के अंदर जो है हम चार लेयर्स की बात करेंगे। फिर एनसीईआरटी ये कहती है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा में वैसे कुछ लेयर्स होती है आपने पढ़ा होगा, पर हम एनसीईआरटी के साथ चल रहे हैं। म्यूकोसा की भी जो इनरमोस्ट लेयर होती है उसे कहा जाता है म्यूकोसल एपिथेलियम। और ये म्यूकोसल एपिथेलियम कुछ जगहों पर फोल्ड्स बनाती है। स्टमक में जब फोल्ड्स बनाती है तो उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, और इंटेस्टाइन में जब फोल्ड्स बनाती है उनको विलाई कहा जाता है। तो एनसीईआरटी की बात है कि म्यूकोसल एपिथेलियम फोल्ड्स बनाती है। स्टमक में जो फोल्ड होते हैं उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, और इंटेस्टाइन में जो फोल्ड होते हैं उनको विलाई कहा जाता है। आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पर विलाई का एक सेक्शनल व्यू आपको दिखा रखा है। विलाई का फंक्शन क्या होता है, सरफेस एरिया बनाना ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके। यहाँ पर देखिए म्यूकोसल एपिथेलियम ने फोल्ड बना रखा है, उन्हें कहते हैं विलाई। और इन विलाई के बेस पर एक इलोंगेटेड क्रिप्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन कहते हैं। समझ ना, जाहिर सी बात है विलाई जो है इसका मकसद है सरफेस एरिया बढ़ाना ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। और एब्जॉर्प्शन जो है या तो ब्लड कैपिलरीज में होगा या फिर लिम्फ कैपिलरीज में। तो इन विलाई में ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज भी होती हैं, और विलाई की जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं दे आर नोन एज लैक्टियल्स। यानी लैक्टियल्स कुछ और नहीं है, विलाई की जो लिम्फ कैपिलरी है उन्हीं को लैक्टियल्स कहा जाता है। तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ऑफ द विलाई ऑफ द इंटेस्टाइन। ऐसा कुछ यहाँ पर हमने एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट किया। हमने एलिमेंट्री कैनाल का अरेंजमेंट देखा माउथ से एनस तक, और एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी को हमने पढ़ लिया कि बाहर से अंदर की तरफ सिरोसा, फिर मसल में लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर, फिर आती है सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर आती है म्यूकोसा।
म्यूकोसा की जो इनरमोस्ट लेयर होती है म्यूकोसल एपिथेलियम, ये फोल्ड बनाती है। स्टमक में जो फोल्ड बनाती है उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, और इंटेस्टाइन में जो फोल्ड बनती है उनको विलाई कहते हैं। विलाई का फंक्शन होता है सरफेस एरिया बढ़ाना, एंड दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विलाई। विलाई के बेस पर जो क्रिप्ट बनते हैं इनको क्रिप्ट्स ऑफ लुबरकुन कहते हैं। यहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है, लिम्फ सप्लाई होती है, और जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं विलाई की, उन्हीं को कहा जाता है लैक्टेल्स, ऐसा कुछ। यहाँ पर हमने एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट किया। याद कीजिए, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब हम आ गए हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उन्हें कहा जाता है जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब मेडिकल कॉलेज की बुक्स क्या लिखती हैं, वो ये लिखती हैं कोई भी ऐसा ऑर्गन, ये मेडिकल कॉलेज की बात है पर एनसीईआरटी को जस्टिफाई करना इसलिए यूज कर रहा हूं, कोई भी ऐसा ऑर्गन जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करता हो जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, या फिर कुछ ना कुछ स्टोर करता हो जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, तो वो सारे के सारे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में 3 नाम लिखती है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड पेनक्रियास। ये तीनों वो हैं जो कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहे हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। जैसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सीक्रेशन करेगा, वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। लीवर बाइल जूस का सीक्रेशन है, माना कि उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, पर वो कहीं ना कहीं फैट के इमल्सिफिकेशन में यानी कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। पेनक्रियास आएगा, पेनक्रियाटिक जूस, वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो इसको पढ़कर तो ऐसा लगता है कि एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड सिर्फ 3 टाइप की हैं, 3 नहीं 3 टाइप की, क्योंकि एनसीईआरटी आगे लिखती है सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप की होंगी। क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स जो है, सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड कितनी हो गई टोटल? 6। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितनी होंगी, तो बच्चे आंसर लगा के आ गए 3 के साथ। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास, सर 3 ही तो है, नहीं लिखा हुआ ना सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर, तो समझो सलाइवरी ग्लैंड 6 हो गई, एक लीवर हो गया और एक पेनक्रियास हो गया, तो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितनी हो गई? 8। पर समझो एनसीईआरटी ने समरी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी लिखा है लीवर ब्रैकेट में विद गॉल ब्लैडर। समझो मैंने आपको कहा था एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड उसे कहते हैं जो या तो कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट करे जो डाइजेशन में हेल्प करे, या कुछ ना कुछ स्टोर करे। आपको पता है गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर तो करता ही है, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में इंक्लूड होगा। तो एनसीईआरटी ने समरी में लिखा है सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर विद गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास, ये एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो मुझे ऐसा लगता है नीट में अगर पूछा जाए एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी हैं, तो मुझे लगता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स भी हैं, लीवर भी है, गॉल ब्लैडर भी है और पेनक्रियास भी है। तो हम गॉल ब्लैडर को भी एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में शामिल कर लेंगे, ऐसा कुछ। अब एनसीईआरटी जो है एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, लाइव टेलीकास्ट में जो है क्या वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कोई बच्चा पूछा है सर ये लेक्चर डाउनलोड भी हो जाएगा क्या? आई एम नॉट श्योर बेटा। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों ना, कंटिन्यू करते हैं। मैं फास्ट बोल रहा हूँ, समय कम है आपके पास। 5 लेक्चर्स एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी, अभी तो पहला चल रहा है डाइजेशन। चलिए ना, अब कुल मिला के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस, उसका अरेंजमेंट हमने पढ़ लिया, उसमें वो सिग्मोइड कॉलन वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया। हमें 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, फिर हम चौथा जो बेस्ट स्टेटमेंट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर झगड़ा नहीं करेंगे कि सर सिग्मोइड कॉलन खुलता है रेक्टम में, तो एनसीईआरटी लिखा है कि डिसेंडिंग कॉलन खुलता है। तो हमें 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जो बेस्ट ऑप्शन हमें लगेगा हम एग्जाम में उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ है ना। फिर हम जो है सारी बातें कर चुके हैं, एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, सिरोसा, मसल लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। फिर हम पढ़ रहे हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसमें जो है सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर विद गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियाज है। वापस बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कुछ सीक्रेट करता हो या फिर कुछ ऐसा स्टोर करता हो जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, मेडिकल कॉलेज की बुक्स लिखती है उनको एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहेंगे। माना कि जो है वो गॉल ब्लैडर है, वो कुछ बनाता नहीं है पर वो बाइल जूस को स्टोर तो करता ही है, और बाइल जूस का डाइजेशन में हेल्प है, इसलिए उसको भी हम एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में शामिल करके चलेंगे। अब आपकी एनसीईआरटी जो है इन सब के बारे में कुछ कुछ लिखती है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में लिखा हुआ है, मैं मान के चलूंगा ये आपको समझ में आता होगा, ये पूरा थ्योरेटिकल है। सलाइवरी ग्लैंड्स हम 3 पेयर की बात करेंगे, नाम पता होना चाहिए। पैरोटिड होती है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर होती है और एक सब लिंगुअल होती है। इनकी पोजीशन जरूर याद रखें। जो पैरोटिड होती है वो चीक्स के आसपास कहीं है, एनसीईआरटी ब्लैक में लिखा है चीक्स। जो सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी लिखा हुआ है लोअर जो, तो लोअर जो वाला पोर्शन जो होता है या फिर कहते दोनों जो उसका जो जंक्शन पॉइंट होता है, यहाँ पर होती है ये वाली ग्लैंड। और जो सब लिंगुअल है, लिंगुअल मतलब टंग, सब मतलब नीचे, तो टंग के नीचे होती है वो है, हमें इनकी पोजीशन जरूर याद रखनी है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है 3 पेयर मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो पैरोटिड है चीक्स के आसपास है, जो सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर है वो लोअर जो के आसपास है,
और जो सबलिंगुअल इट इज सिचुएटेड बिलो द टंग, और कहीं ना कहीं ये सलाइवा का सिक्रेशन करती है, सलाइवा डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए सलाइवरी ग्लैंड्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फिर उसके बाद आता है लीवर विद गॉल ब्लैडर, और एक आता है पेनक्रियास। अब लीवर के बारे में जो है कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप पढ़कर देख लेंगे। पहली बात तो ये कई बार आता है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, नॉट लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज स्किन, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो स्किन है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर, ऐसा कुछ। इसका वजन दिया हुआ है, इसकी पोजीशन आपको पता होना चाहिए। ये डायफ्राम के नीचे जो है, स्टमक लेफ्ट साइड में होता है, ये राइट साइड में होता है, बाइलोब्ड होता है। लीवर के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स, एंड हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लीवर, ये हमें याद होना चाहिए। हेपेटिक लोब्यूल्स के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उनके अंदर हेपेटिक सेल्स होते हैं। हेपेटिक सेल्स सीक्वेंस मैरिज होते हैं, उनको हेपेटिक कॉर्ड कहा जाता है। कुल मिला के हेपेटिक सेल्स बाइल जूस बनाएंगे, और लीवर से बाइल जूस लेकर जो निकलती है उनको हेपेटिक डक्ट्स कहा जाता है। हेपेटिक डक्ट्स, तो लेफ्ट लोब से निकलेगी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट लोब से निकलेगी राइट हेपेटिक डक्ट। और याद कीजिए, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस को स्टोर करते हैं, तो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस लेकर जो आती है उसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ये वर्ड एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, देखिए गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। गॉल ब्लैडर एक छोटा सा मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये कहीं ना कहीं लीवर का जो राइट लोब होता है उसके नीचे पाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है, जहां से सवाल आता है, वो है द अरेंजमेंट ऑफ डक्ट्स। इसे आपके नीट में 2 बार सवाल आ चुका है, हम लास्ट में सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये है सी शेप्ड ड्यूडेनम, लिखा हुआ है ड्यूडेनम, एनसीईआरटी जरूर पढ़े ना। सी शेप ड्यूडेनम का जो कर्व बनता है उसी में प्रेजेंट होती है एक इलोंगेटेड ग्लैंड दैट इज पेनक्रियास। आप समझ पा रहे होंगे, देखिए लीवर से आएगा बाइल जूस, तो 2 बाइल डक्ट्स में आएगा, समझो एक जो है राइट हेपेटिक डक्ट और एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, तो एनसीईआरटी लिख दिया है डक्ट्स फ्रॉम लीवर, तो ये हेपेटिक डक्ट्स है। फिर गॉल ब्लैडर से बाइल जूस लेकर जो आते हैं उसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। एनसीईआरटी ने यहाँ तो लिखा है डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, तो वहां ब्रैकेट में इसका नाम भी लिखा हुआ है सिस्टिक डक्ट। अब चाहे वो हेपेटिक डक्ट्स हो यानी डक्ट्स फ्रॉम लीवर, चाहे वो सिस्टिक डक्ट हो डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, इनमें है क्या? बाइल जूस है। तो ये दोनों फ्यूज होकर क्या बनाएगी? कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ पर बन गई कॉमन बाइल डक्ट। मेरी बात, तो दोनों हेपेटिक डक्ट फ्यूज होकर बनाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से फ्यूज होकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। फिर पेनक्रियास भी तो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है, क्योंकि पेनक्रियास भी हमें कुछ ऐसा देता है जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो पेनक्रियास क्या देता है? पेनक्रियाटिक जूस, और पेनक्रियाटिक जूस को लेकर ड्यूडेनम तक लाने वाली जो डक्ट है वो है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पर ये है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। तो पेनक्रियाटिक डक्ट में तो पेनक्रियाटिक जूस आ जाएगा, और कॉमन बाइल डक्ट में बाइल जूस आ जाएगा, और दोनों को ड्यूडेनम में लाने की जरूरत पड़ेगी, तो दोनों जो है एक जगह फ्यूज हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, हिपेटो पेनक्रियाटिक। एंड हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो ड्यूडेनम के मिडल पोर्शन में आकर खुल जाता है। डाइजेशन लीवर में नहीं होगा, डाइजेशन गॉलब्लैडर में नहीं होगा, डाइजेशन पेनक्रियास में नहीं होगा, डाइजेशन तो होगा ड्यूडेनम में, यानी एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन में। और वहां पर डाइजेशन करवाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो इधर से बाइल जूस आ जाएगा, इधर से पेनक्रियाटिक जूस आ जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, द हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट या फिर the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum is guarded by a valve known as sphincter of Oddi। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट में 2-3 बार आ चुका है, तो ये जरूर याद रखेंगे। और भी कुछ स्फिंक्टर आपने पढ़े होंगे, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, और हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। तो जो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है, इसकी ड्यूडेनम में ओपनिंग को एक वॉल्व गार्ड करता है नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। मेन एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, ये जरूर याद। तो यहाँ पर हमने एनाटॉमी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें टीथ वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और ये वाला जो अरेंजमेंट है ये कई बार आ चुका है, द हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट या फिर द ओपनिंग ऑफ हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम या फिर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज गार्डेड बाय अ वॉल नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। ये पूछा जा चुका है। अब हम एनाटॉमी पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद क्या आएगी? फिजियोलॉजी। तो ये शो करते हैं द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। पहले तो डाइजेशन होगा कहाँ? एलिमेंट्री के ल्यूमेन में। अब वहां पर डाइजेशन करवाने के लिए कुछ ग्लैंड्स हैं जो अपना सिक्रेशन यहाँ पहुंचाती हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा पहुंचाएगी ओरल कैविटी में, जैसे कि लीवर गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास ये अपना सामान पहुंचाएंगे ड्यूडेनम में। और कहीं ना कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एंजाइम्स निकलते हैं, उसे मिलाकर हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस दैट इज सक्कस एंट्रिकस। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में 1-2 बार आ चुका है कि सक्कस एंट्रिकस इज अनदर नेम फॉर, आंसर जाता है इंटेस्टाइनल जूस, तो जरूर याद रखेंगे। शुरू करें बच्चों। अब हम शुरू करते हैं डाइजेशन वाला पार्ट है ना। हम पढ़ चुके हैं डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल में तोड़ना, वही कहलाता है डाइजेशन। डाइजेशन दोनों तरीके से होगा, मैकेनिकल भी होगा और बायोकेमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन सिर्फ 2 जगह होता है, एक तो ओरल कैविटी में टीथ इनेमल मैस्टिकेशन,
और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है सेगमेंटेशन, वो एनसीईआरटी में नहीं। हमें कम से कम याद रखना है इनेमल, मैस्टिकेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, और बाकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो है एंजाइम्स की मदद से डाइजेशन होगा, एंड एंजाइम्स आर बायोकेमिकल्स। तो बायोकेमिकल्स की वजह से डाइजेशन होगा, दैट विल बी नोन एज बायोकेमिकल प्रोसेस, ऐसा कुछ। अब डाइजेशन की शुरुआत करते हैं। तो डाइट फूड सबसे पहले कहां पहुंचेगा? माउथ से होता हुआ बक्कल कैविटी। एक बार आप देखें इस चीज को, बक्कल कैविटी में पता है एनसीईआरटी क्या लिखती है? उसके दो मेजर फंक्शन है, एक मैस्टिकेशन ऑफ फूड और एक फैसिलिटेशन ऑफ सोलोइंग। तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड विल बी हेल्प बाय टीथ एंड सोलोइंग विल बी असिस्टेड बाय टंग, ऐसा कुछ। तो ओरल कैविटी में हम दो चीजों की बात करते थे, टंग और टीथ। तो टीथ की मदद से फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन यानी मैस्टिकेशन होगा, और टंग की मदद से कहीं ना कहीं हम उसको सोलो करने की कोशिश करेंगे। फिर लिखा हुआ है द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट, ये मैस्टिकेट लिखा हुआ है टीथ के लिए, और उसको सलाइवा में थोरोली मिक्स करना ये लिखा हुआ है टंग के लिए। अब सलाइवा में क्या क्या होता है आप देख लें। सलाइवा में एक तो म्यूकस होता है, जो कहीं ना कहीं जो है फूड को लुब्रिकेट करता है, ताकि वो हमारी ओरल कैविटी की म्यूकोसोल एपिथेलियम को रप्चर ना कर सके। और प्रॉपर्ली मिक्स हो जाने के बाद जो फूड होता है और सलाइवा मिक्स होने के बाद एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम कहते हैं बोलस। तो बोलस का फॉर्मेशन कहां पर होता है? ओरल कैविटी। फिर ये बोलस जो है ईसोफेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स होता है ईसोफेगस, और जो स्वेलिंग का प्रोसेस है उसी को डीग्लूटिशन भी कहा जाता है। ये भी एक रिफ्लेक्स सेक्शन है। निगलते समय क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो एपिग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस को बंद कर देगा, ताकि फूड जो है गलती से भी हमारे ट्रैकिया में ना चला जाए। तो ये सब स्वेलिंग रिफ्लेक्स का पार्ट है ना, ये रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो ओरल कैविटी में सलाइवा में थोरोली मिक्स हो जाने के बाद उसमें म्यूकस है। सलाइवा में और भी चीजें होती है, मिनरल आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। सलाइवा में एक एंजाइम भी होता है वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम कहते हैं टाइलिन। जब भी वर्ड आ जाए अमाइलेज, इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करने वाला एंजाइम है। और हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट मेनली किस फॉर्म में होता है? स्टार्च। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें सेलुलोज होता है, तो उसको तोड़ने के लिए उनको सेलुलेज चाहिए। हमारे को स्टार्च तोड़ना है तो हमें अमाइलेज चाहिए। तो हमारी ओरल कैविटी में सलाइवा डाइजेशन में हेल्प करता है, और उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, और ये सिर्फ स्टार्च का ब्रेकडाउन करेगा। और एनसीईआरटी लिखती है हमारी ओरल कैविटी में सिर्फ 30% स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है। सिर्फ 30% स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है, ये आगे कहीं लिखा हुआ है। फिर सलाइवा में और क्या क्या है? सलाइवा में लाइसोजाइम भी होता है, और लाइसोजाइम एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है। मेरे एग्जाम में आ चुका है, जरूर याद। वो स्फिंक्टर आपको समझ में आया और होगा। फिर वो ईसोफेगस में पहुंचेगा, ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा, तो एक स्फिंक्टर से मुलाकात होगी, दैट इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। यानी सबसे पहले फूड गया ओरल कैविटी में, वहां पर टीथ की वजह से उसका मेस्टिकेशन हो गया, और टंग की वजह से उसको सलाइवा में प्रॉपर्ली मिक्स करके बोलस बन गया। और बोलस में सलाइवरी अमाइलेज की वजह से 30% स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है, और स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है डाइसैकेराइड में, जैसे कि माल्टोज। यानी ओरल कैविटी में 30% स्टार्च का डाइजेशन तो हुआ, ब्रेक डाउन तो हुआ, पर डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट तब बोलेंगे जब ग्लूकोज वगैरह मिल जाए, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, तब कंप्लीशन कहा जाएगा। तो ओरल कैविटी में सिर्फ 30% स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पर प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन नहीं होता है। अब ये फूड फाइनली कहाँ पहुंचता है? स्टमक के अंदर। ये देखिए ओरल कैविटी में स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ, पर हाँ ओनली 30%। अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय दिस एंजाइम। दिस एंजाइम इज सलाइवरी अमाइलेज। और कितने पीएच पर काम करता है? द ऑप्टिमम पीएच इज 6.8, जरूर याद रखिए 6.8, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल या फिर स्लाइटली एसिडिक, एक ही बात है, स्लाइटली एसिडिक या ऑलमोस्ट न्यूट्रल। और उसको जो है डाइसैकेराइड में तोड़ देता है, जैसे कि माल्टोज। डाइजेशन कंप्लीट तब माना जाएगा जब ग्लूकोज बन जाएगा। तो 30% स्टार्च का ब्रेकडाउन तो हुआ, पर कंप्लीट नहीं हुआ। लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, जो कहीं ना कहीं एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। अब फाइनली ये बोलस जो है कहां पहुंचेगा? स्टमक के अंदर। स्टमक में जो है जो भी डाइजेशन होगा वो किसकी वजह से होगा? गैस्ट्रिक जूस। मतलब समझें, ओरल कैविटी में जो केमिकल डाइजेशन हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सलाइवा। स्टमक के अंदर जो भी डाइजेशन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस खुद स्टमक की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो बनाती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 टाइप के सेल्स हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर हम 3 टाइप के सेल की बात करेंगे। एक तो है म्यूकस नेक सेल, एंसर में लिखा है म्यूकस नेक सेल, यानी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसकी गर्दन में जो म्यूकस सेल होते हैं, और उसके सरफेस पर भी होते हैं। तो आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे म्यूकस सेल 2 टाइप के होते हैं, म्यूकस नेक सेल और म्यूकस सरफेस सेल। बस वर्ड याद रखना है, म्यूकस सेल। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप के सेल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूकस सेल तो म्यूकस सीक्रेट करेंगे, और आपके मेरे एग्जाम में आ चुका है। ये म्यूकस जो है इसका फंक्शन क्या है? कहीं ना कहीं ये जो है
डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि HCl हो गया, यहाँ पर भी HCl भी आएगा, और डाइजेस्टिव एंजाइम के एक्शन से इंटेस्टाइन या स्टमक की एपिथेलियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन कर देगा। तो म्यूकस का ये फंक्शन है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में दूसरे सेल हैं चीफ सेल या पेप्टिक सेल, सबसे इंपॉर्टेंट सेल है। क्यों? क्योंकि यही बनाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। पर ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं प्रो एंजाइम फॉर्म में बनाते हैं, इनएक्टिव। एक तो ये बनाते हैं पेप्सिनोजन और एक बनाते हैं प्रो रेनिन। यहाँ रेनिन की स्पेलिंग RENNIN, एक किडनी में होता है RENIN, तो स्पेलिंग को लेकर गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एनसीईआरटी ने रेनिन की बात नहीं लिखी है, पर आगे लिखा हुआ है स्टमक में जो केमिकल डाइजेशन होगा उसके रिस्पॉन्सिबल है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप के सेल हैं। म्यूकस सेल म्यूकस सीक्रेट करते हैं। चीफ सेल और पेप्टिक सेल जो हैं ये इनएक्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, एक तो पेप्सिनोजन और एक प्रोरेनिन। और इनको एक्टिवेट कौन करेगा? HCl। और HCl कहां से निकलता है? ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल, ये रिलीज करेंगे HCl। HCl इनको एक्टिवेट करेगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करेगा, और वो दोनों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। तो स्टमक में मेनली हम प्रोटीन के डाइजेशन की बात करेंगे। वैसे स्टमक में थोड़ा बहुत जो है अमाइलेज भी निकलता है, नहीं अमाइलेज नहीं, लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज लिखा हुआ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है। एक और बात है इंपॉर्टेंट है, मेरे एग्जाम में आ चुका है, ये जो पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल हैं HCl के साथ साथ ये CIF भी निकालते हैं, कैसल इंटेंसिव फैक्टर, और ये यहाँ से निकल के इंटेस्टाइन में जाकर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो अनीमिया हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो CIF नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एंड विटामिन B12 साइनोकोबालामिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मैच्योरेशन ऑफ RBC। ये कहीं ना कहीं नीट का सवाल है, मौका मिला तो दिखा दूंगा। यानी ये याद रखेंगे स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो गैस्ट्रिक जूस की वजह से होगा। गैस्ट्रिक जूस जो निकालती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 इंपॉर्टेंट सेल, और भी सेल होते हैं पर 3 मेजर टाइप के सेल है ना। चीफ सेल से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल से HCl और CIF निकलता है, और म्यूकस सेल से म्यूकस निकलता है। स्टमक के अंदर जो फूड है वो 4 से 5 घंटे स्टोर रहता है। एनसीईआरटी ग्लैंड द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। तो एनसीईआरटी कहती है इन 4 से 5 घंटों में स्टमक के अंदर होते हैं चर्निंग मूवमेंट। एनसीईआरटी का वर्ड है चर्निंग मूवमेंट। व्हाट इज चर्निंग मूवमेंट? लोकलाइज्ड स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द स्टमक। अब होता है एलिमेंट्री कैनाल में सक्सेसिव कॉन्ट्रेक्शंस चलते हैं, उसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, जिसका मकसद होता है फूड को आगे बढ़ाना। पर स्टमक के अंदर याद करो मसल सबसे थिकेस्ट होती है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर प्लस ऑब्लिक मसल लेयर। तो यहाँ पर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो लोकलाइज्ड स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ द स्टमक आर नोन एज चर्निंग मूवमेंट्स, ऐसा कुछ। और उसकी वजह से जो फूड होता है वो स्टमक के अंदर 4 से 5 घंटे एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, HCl की वजह से एसिडिक, तो उसकी वजह से प्रॉपर्ली मिक्स हो जाता है। और स्टमक की वॉल को HCl से एक्सकोरिएट होने से, एक्सकोरिएट मतलब डैमेज होने से कौन बचा देगा? म्यूकस। एनसीईआरटी के लाइन है कहीं ना कहीं लिखा हुआ है the mucus and bicarbonates present in the gastric juice plays an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from excoriation। excoriation मतलब डैमेज। और स्टमक के अंदर म्यूकस और बाइकार्बोनेट है, बाकी हर जगह पर हम म्यूकस को इंपॉर्टेंस दे देंगे। यहाँ म्यूकस जो है वो म्यूकोसल एपिथेलियम को डैमेज होने से बचाता है। HCl का काम क्या है? स्टमक को एसिडिक बनाना। pH 1.8, ओरल कैविटी में ऑप्टिमम pH 6.8, स्टमक के अंदर 1.8। तो अगर पूछा जाए कि पेप्सिन किस pH पर काम करता है, रेनिन किस pH पर काम करता है, तो वो 1.8। और रेनिन के लिए याद रखेंगे सिर्फ इन्फेंट्स के अंदर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और स्टमक के अंदर, और हाँ रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। कैसे करवाता है? मोड में लिखा हुआ है कैल्शियम पैरा कैसिनेट नॉन इम्पोर्टेंट। मतलब ओरल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज की वजह से 30% स्टार्च का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन फैट और न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन शो नहीं हुआ, और वो बोलस पहुंचता है स्टमक में। स्टमक में मुलाकात होती है गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पर मेनली पेप्सिन की वजह से जो है प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो 1-8% फैट को तोड़ देगा, बाकी न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन नहीं होगा। और नीट के हिसाब से स्टमक में हम कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात नहीं करेंगे, मेडिकल में बताया जाएगा स्टमक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन चलता रहेगा। पर हम मान के चलेंगे कि स्टमक में खुद का कोई अमाइलेज नहीं है, और जो सलाइवरी अमाइलेज आ रहा है वो HCl की वजह से जो है इनएक्टिव हो जाएगा। तो नीट के लेवल पर मान के चलेंगे कि एज सच कोई सिग्निफिकेंट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक के अंदर नहीं होता। उसके बाद जो है अब हम पहुंचेंगे इंटेस्टाइन में। और ये फूड आगे बढ़ कैसा रहा है? द सक्सेसिव कॉन्ट्रिक्शंस ऑफ द मस्कुलर लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट इज पेरिस्टाल्सिस। तो लिखा हुआ है वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर, ऐसा कुछ। इसी की वजह से फूड मिक्स भी होता रहता है और आगे बढ़ता भी रहता है। अब हम पहुंचते हैं डुडेनम में। समझें, डुडेनम में जो डाइजेशन होगा वो मेनली होता है पेनक्रियाटिक जूस की वजह से। पेनक्रियाटिक डक्ट से पेनक्रियाटिक जूस आता है,
और याद कीजिए बाइल जूस भी आ ही रहा है। वैसे बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, और इसलिए उसको फॉल्स डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो डाइजेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं डुडेनम को जो है एल्कलाइन बनाता है ताकि पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम काम कर सकें। और साथ ही साथ जो पैनक्रियाटिक लाइपेज आएगा उसके लिए फैट का इमल्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो जो बाइल जूस आता है उसके अंदर बाइल सॉल्ट्स मिलते हैं, वो बाइल सॉल्ट्स फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? लार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स को सिंपल ऑयल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना, ताकि लाइपेज को काम करने के लिए सरफेस एरिया मिल सके। तो बाइल जूस कहीं ना कहीं फैट के डाइजेशन में हेल्प कर ही रहा है, और के भी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो हेल्प कर तो रहा है। इसलिए लीवर और गॉलब्लैडर को हम एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहेंगे। अब ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, और ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन किसकी वजह से होता है? पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में हर तरह के एंजाइम्स होंगे। ड्यूडेनम में जो डाइजेशन होगा मेनली पैनक्रियाटिक जूस की वजह से होगा। और हाँ, फिर से वही इनएक्टिव एंजाइम्स आएंगे, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडिस, ये तीनों के तीनों प्रोटियोलाइटिक पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स हैं। एक पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी होगा, सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज पैनक्रियाटिक जूस में। पैनक्रियाटिक लाइपेज होगा, और न्यूक्लियेज, गलती ना हो जाए, न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा। तो पैनक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियोटाइडेज नहीं है, न्यूक्लियोसाइडेज नहीं है, न्यूक्लियेज है। न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज इंटेस्टाइनल जूस में होंगे, यानी सक्कस एंटेरिकस में। तो पैनक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियेज है जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा, डीएनए और आरएनए को तोड़ेगा, तो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। और न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज इंटेस्टाइनल जूस में होगा, और फिर न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोसाइडेज, वो भी इंटेस्टाइनल जूस में होगा। तो पैनक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियेज है, न्यूक्लियोटाइडेज नहीं है, न्यूक्लियोसाइडेज नहीं है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है बाइल जूस में और क्या क्या होता है। बाइल जूस में लीवर के एक्सक्रीटिव वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, एक्सक्रीटिव वेस्ट ऑफ लीवर। बट नो एंजाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है। और फिर वो डाइजेशन में हेल्प कर तो रहा है, कैसे? बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसका मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स। और जब वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटेगा तभी लाइपेज को ऐड करने के लिए सरफेस एरिया मिलेगा, यानी लाइपेज का एक्टिवेशन किस पर डिपेंड करता है? बाइल जूस पर, यानी बाइल सॉल्ट्स पर। डुडेनम के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होगा, इसकी वजह से पैनक्रियाटिक जूस। और उसके बाद जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनेंगे उन पर वही डुडेनम में कौन काम कर जाएगा? सक्कस एंट्रिकस, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस। हमें ये याद रखना है कि सक्कस एंट्रिकस इज अनदर नेम फॉर इंटेस्टाइनल जूस, एग्जाम में 2-3 बार आ चुका। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रूनस ग्लैंड की लोकेशन लिखना आ चुका है। ब्रूनस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखें। सब म्यूकोसल ग्लैंड्स कहते हैं इनको, क्योंकि ये ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में नीट में आ चुका है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऐसा कुछ था, ब्रूनस ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, जरूर याद रखें। अब डाइजेशन की रिएक्शंस दे रखी हैं, एक बार इनको देखें आप। ओरल कैविटी में सलाइवरी अमाइलिस की वजह से 30% स्टार्च माल्टोज में टूट चुका है। स्टमक के अंदर पेप्सिन की वजह से प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हुआ है। और ड्यूडेनम में पैनक्रियाटिक जूस प्लस इंटेस्टाइनल जूस की वजह से डाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो डाइजेशन यहाँ लिखा हुआ है ये ड्यूडेनम की रिएक्शन है, प्रोटीन्स पर काम कर रहा है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। पहली बात तो ये सारे पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम है, और वहां से इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं। वहां से आया था काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करता है? ड्यूडेनम की म्यूकोसा से निकलता है एंटेरोकाइनेज। तो ड्यूडेनम से एक एंजाइम निकला, पर वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, सिर्फ एक्टिवेटर है। जैसे कि स्टमक के अंदर एचसीएल एक्टिवेट करता है, ड्यूडेनम के अंदर एक्टिवेट करता है एंटेरोकाइनेज। तो एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये ट्रिप्सिन बाकियों को एक्टिवेट कर देता है। फिर ट्रिप्सिन जो है काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन बना देगा, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज से पेप्टाइडेज बना देगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ऐसा कुछ। ये रिएक्शन ड्यूडेनम की है। फिर पॉलीसैकेराइड्स पर पैनक्रियाटिक अमाइलेज काम करेगा, फैट्स पर पैनक्रियाटिक लाइपेज काम करेगा, और पहली बार न्यूक्लिक एसिड पर पैनक्रियाटिक न्यूक्लियस काम करेंगे। यहां पर ये जो रिएक्शन लिखी हुई ना कि न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड बना, ये न्यूक्लियस करवा रहा है। पर न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बना, यहाँ न्यूक्लियस नहीं लिखा हुआ है। ये वाला एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस का है, और यहाँ जो एंजाइम आएगा वो इंटेस्टाइनल जूस का है, यानी सक्कस एंट्रिकस का न्यूक्लियोटाइडेज। फिर उसके बाद आएगा न्यूक्लियोसाइडेज, तब जाकर बनेगी नाइट्रोजनस बेसिस एंड पेंटोज शुगर। सक्कस एंट्रिकस इज अनदर नेम फॉर इंटेस्टाइनल जूस, वेरी इंपॉर्टेंट।
बेसिक क्वेश्चन पर कई बार आ चुका है। ड्यूडेनम का जो पहले वाला भाग होता है उसमें पैनक्रियाटिक जूस की वजह से डाइजेशन होगा, तो काफी हद तक मैक्रोमोलिक्यूल सिंपल फॉर्म में आ चुके होंगे। फिर ड्यूडेनम का जो अदर हाफ है, एनसीईआरटी को जस्टिफाई कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी लिखा है द ब्रेकडाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव, यानी ये अकर्स इन द ड्यूडेनम। और ये जो भी रिएक्शंस लिखी हुई है ये सक्कस एंट्रिकस की वजह से है, ना कि पैनक्रियाटिक जूस। तो जो ऊपर वाली रिएक्शंस है वो ड्यूडेनम के प्रिमिटिव पार्ट में हो रही है ड्यू टू पैनक्रियाटिक जूस, और ये जो रिएक्शंस हैं ये ड्यूडेनम के लेटर हाफ में हो रही है ड्यू टू सक्कस एंट्रिकस इंटेस्टाइनल जूस। तो मैक्सिमम डाइजेशन कहां पर होगा? ड्यूडेनम। तो एनसीईआरटी की लाइन जस्टिफाई हो गई, हम इसको गलत साबित नहीं करेंगे। ड्यूडेनम के पहले भाग में पैनक्रियाटिक जूस की वजह से डाइजेशन हो रहा है, ऊपर वाली रिएक्शंस। फिर उसके बाद सिंपल चीजें बन चुकी होंगी। फिर ड्यूडेनम के लेटर हाफ में अलोंग विद जेजुनम, वहां पर जो है सक्कस एंट्रिकस के एंजाइम्स काम करेंगे और सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल्स हमको यहां मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम डाइजेशन कहां पर हुआ? ड्यूडेनम। डाइजेशन कंप्लीट कहां होता है? इलियम। पर हाँ, डाइजेशन ऑलमोस्ट ड्यूडेनम में मैक्सिमम हो गया, जेजुनम में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? जेजुनम। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है लिखा हुआ है द सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम एंड द इलियम रीजन्स, ऐसा कुछ। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। ड्यूडेनम में पैनक्रियाटिक जूस भी काम कर गया, और एनसीईआरटी को जस्टिफाई करने के लिए उसके लेटर हाफ में सक्कस एंट्रिकस भी काम कर गया। तो एनसीईआरटी की लाइन क्लियर हो गई, द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोल्स मेंशन्ड अबव अकर्स इन द ड्यूडेनम रीजन। तो ड्यूडेनम में ही हमको सिंपलेस्ट चीजें मिलने लग गई, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आगे चलकर जेजुनम और इलियम से हो जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो एनसीईआरटी लिखती है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। एनसीईआरटी की लाइन, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी सीकम कोलोन रेक्टम में डाइजेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत पानी, यहाँ पर डाउट आता है, लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, और पीछे समरी में लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब इन द कोलन। अब यहाँ बच्चे परेशान होते हैं, मैं आपको समझा दूं। अगर पूछा जाए वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां से होता है, आंसर इज जेजुनम। किसी भी चीज का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजुनम। क्यों? क्योंकि वहां पर विलाई बहुत ज्यादा है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जेजुनम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो पहुंचा, लार्ज इंटेस्टाइन में जिन जिन चीजों का एब्जॉर्प्शन होगा उसमें से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाटर का। अगर सिर्फ वाटर की बात करें तो वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजुनम से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। मान लेते हैं हमारी बॉडी में 10 लीटर है, तो 9 लीटर के आसपास जो है वो जेजुनम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो पहुंचा, लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब होती है, जैसे देखो लिखा हुआ है कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ मिनरल्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा किसका होता है? वाटर का। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन से सम वाटर एब्जॉर्ब होता है, पर लार्ज इंटेस्टाइन से जो जो एब्जॉर्ब होता है उसमें मोस्टली किसका होता है? वाटर का। तो गलती नहीं होनी चाहिए। और कॉलन के अंदर जो है कुछ ग्लैंड्स मिलती हैं जिनका काम होता है म्यूकस सिक्रेट करना। तो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको जो है ये एडहेरिंग फीसेस के अंदर जो है इकट्ठा कर देगा, और फिर इजेशन रिफ्लेक्स से होता हुआ फाइनली फीकल मटेरियल बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। एक और डाउट आता है, फीसेस टर्म कहां यूज करें? तो फीसेस टर्म यूज हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फीसेस मतलब अनडाइजेस्टेड वेस्ट, और ये टर्म यूज हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी इलियम के आसपास। यानी कि सीकम में जो घुसेगा वो फीसेस है। एनसीईआरटी की लाइन है द अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब सब्सटेंसेस कॉल्ड फीसेस एंटर्स इनटू द सीकम, यानी सीकम में जो घुसा वो फीसेस है। तो इसका मतलब फीसेस बन कहां गए? स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में, इलियम में। यानी डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड बचा, जो अनएब्सॉर्ब बचा, यानी फीसेस, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में ही है, और वही फीसेस फिर सीकम में घुसते हैं। मतलब फीसेस वर्ड हम स्मॉल इंटेस्टाइन में यूज कर लेंगे, और ये फीसेस फिर सीकम में घुसती है। इलियोसिकल वॉल्व होता है ताकि बैकफ्लो को रोके, फिर वो कॉलम में चला जाएगा, रेक्टम में स्टोर हो जाएगा, और इजेशन रिफ्लेक्स के साथ जो है वो इजेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ। फिर एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी डाइजेशन हो रहा है, जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, इसको रेगुलेट कैसे करें? तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक तो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल कंट्रोल, और एक हार्मोनल कंट्रोल। यहाँ पर न्यूरल में दोनों लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है लोकलाइज्ड न्यूरल रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है।
कहीं ना कहीं है ऐसा कुछ, कहीं लिखा हुआ है लोकलाइज वर्ड, कहीं लिखा हुआ है, ये रहा बोथ लोकल, मतलब नर्वस सिस्टम में जो है ना लोकल भी है और सीएनएस भी है। इसमें आपको सीएनएस का समझाऊं, मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक नर्व आती है वेगस नर्व। वेगस एम्स का सवाल था ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट होता है वेगस, द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। जाहिर सी बात है वो ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है, यानी सीएनएस से, तो वो पीएनएस का पार्ट। और वेगस नर्व जो है वो हमारे स्टमक तक जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करवाती है। और गैस्ट्रिक जूस होगा तभी तो यहाँ डाइजेशन होगा। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से ओरिजिनेट होने वाली वेगस नर्व जो है वो गैस्ट्रिक एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रही है। एम्स का सवाल ये था, अगर किसी की वेगस नर्व को ज्यादा स्टिमुलस मिल जाए तो क्या होगा? आंसर है पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर। क्योंकि वेगस को अगर ज्यादा स्टिमुलस दे दिया तो गैस्ट्रिक जूस ज्यादा निकल जाएगा, गैस्ट्रिक जूस के अंदर एचसीएल ज्यादा निकल जाएगा, और एचसीएल ज्यादा निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है बिना फूड के स्टमक की म्यूकोजल एपिथेलियम में छाले हो जाएंगे, अल्सर्स हो जाएंगे। तो वेगस को अगर ज्यादा स्टिमुलस मिल जाए, ये एम्स का सवाल था, तो आंसर उसमें गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सीएनएस जो है वो गैस्ट्रिक को कंट्रोल कर रहा है। और लोकल नर्वस सिस्टम भी होता है, ये यहां से समझ में नहीं आएगा, मोड में लिखा हुआ था एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में कुछ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर के प्लेक्ससेस होते हैं, शायद आपने नाम सुना हो, ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस और बीजनस नर्व प्लेक्सस। उसी को विसरल नर्वस सिस्टम, एंट्रिक नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। मतलब एलिमेंट्री कैनाल को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर हमने एक नर्वस सिस्टम बना रखा है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम, तो वो एलिमेंट्री कैनाल का लोकल नर्वस सिस्टम है। तो यानी कि हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट की एक्टिविटी को सीएनएस भी कंट्रोल कर रहा है और वहां का लोकल नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वही नर्व प्लेक्सस जो होते हैं पेरिस्टालसिस को रेगुलेट करते हैं। तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है वो लोकल कंट्रोल कर रहा है, और जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो रहा है वो सीएनएस कंट्रोल कर रहा है। और बाकी हार्मोन्स का एक्शन तो होता ही है, और हार्मोन्स की बातें हम एंडोक्राइन में पढ़ लेंगे, कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, ये वाला पार्ट हम वहां डिस्कस करेंगे। एक बार मैं लाइव टेलीकास्ट में जो बच्चे उनसे पूछ लेता हूँ। वैसे ऑफिशियली हमारा क्लास का टाइमिंग जो है वो 12 बजे का है और शुरू होने का था 10:35 पर, तो थोड़ा सा लेट शुरू हुई है। तो जब तक ऑफिशियली बंद ना हो जाए आप खुद से बंद ना करें। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? मुझे चैट बॉक्स में इंडिकेट कर दें कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बच्चा पूछा है लोकल वाला बता दो, बेटा मैंने आपकी मॉड्यूल में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में जो मसल लेयर होती है, कहने के उनके बीच में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर के प्लेक्ससेस होते हैं, ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस और मीजनस नर्व प्लेक्सस, ये एनसीईआरटी का नहीं है, और उसी को हम एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो जब तक लेक्चर बंद ना हो जाए आपको बंद नहीं करना चाहिए, जितना समय मिलता है हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमने डाइजेशन को कंप्लीट कर लिया। अब एनसीईआरटी ने एक बॉक्स बना रखा है रिगार्डिंग कैलोरीफिक वैल्यू। तो आपको जो है व्हाट्स कैलोरीफिक वैल्यू, एक होती है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, एक होती है फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। तो कम से कम फिजियोलॉजिकल जो वैल्यू है वो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। व्हाट्स कैलोरीफिक वैल्यू, 1 ग्राम फूड ले लीजिए, चाहे कार्बोहाइड्रेट ले लो, फैट ले लो या प्रोटीन ले लो, उसके कंप्लीट कंबशन से बॉडी के अंदर जो हीट निकलेगी, बाहर जो निकलेगी वो ग्रॉस है, और बॉडी के अंदर जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी उसको फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और कम से कम ये वाली आपको याद होनी चाहिए कि फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो है वो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम और 9 किलो कैलोरी पर ग्राम रेस्पेक्टिवली है। ये 9 जो है ये फैट्स के लिए, मतलब बॉडी के अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, बॉडी के अंदर 1 ग्राम प्रोटीन के ब्रेकडाउन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, और बॉडी के अंदर 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन से 9 किलो कैलोरी। तो एम्स में एक बार एक एसर्शन आया था, बताइए एसर्शन सही है गलत है? एसर्शन ये था, द फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट इज मोर देन डबल द फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सही है, कार्बोहाइड्रेट की कितनी है 4, फैट की कितनी है 9, तो 4 के डबल से ज्यादा है, 4 का डबल 8, तो 8 से भी ज्यादा है, यानी कि 9 है। तो एम्स का एसर्शन था द फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट इज मोर देन डबल द फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, हो सकता है कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? जो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है उनके इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से होते हुए, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से होते हुए ब्लड और लिम्फ में चले जाना, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। परिभाषा में लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू आइदर ब्लड और लिम्फ। आपको पता होना चाहिए जो फैट होता है उसका एब्जॉर्प्शन लिम्फ कैपिलरीज में होता है, यानी कि लैक्टियल्स में, और बाकी जो चीजें हैं उनका एब्जॉर्प्शन नॉर्मली ब्लड में होता है। अब किसका एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है ये पैराग्राफ आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें समझना नहीं है, याद है तो अच्छा है, पर इसमें एक और जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में आ चुका है, फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से होता है। ये पुरानी एनसीईआरटी में था, इसमें से हटा दिया है, तो फ्रक्टोज वाला आपको याद होना चाहिए।
इसमें ग्लूकोज का लिखा हुआ है, पर फ्रक्टोज का जरूर याद रखेंगे, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से होता है। ये आपके मेन एग्जाम में आ चुका है। वाटर का एब्जॉर्प्शन हमेशा पैसिव होता है, ये ध्यान रखें, कहीं से भी हो, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल से हो या नेफ्रॉन से हो, वाटर का मूवमेंट हमेशा जो है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अलोंग हो जाता है। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेट मतलब किसी कैरियर की मदद से जो है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज का तो इसमें दे रखा है, और फ्रक्टोज के लिए याद रखेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अगर ये टेबल है, ये टेबल आप जरूर पढ़ लें। यहां माउथ लिखने का मतलब है ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी से किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है ये ध्यान रखें। स्टमक से किसका होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजुनम। क्यों? क्योंकि वहां पर विलाई सबसे ज्यादा है, सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजुनम। और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, और लास्ट में लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द वाटर, तो मैं आपको समझा चुका। उसके बाद लास्ट में वही लिखा हुआ है जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फीकल मटेरियल है वो सीकम में एंटर होता है, यानी ये वर्ड फीसेस वर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट में यूज हो जाता है। और जो एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, ब्लड और लिम्फ से होते हुए फाइनली जब टिश्यूज तक जाते हैं, तो टिश्यू जो उनको यूज करते हैं वो कहलाता है एसिमिलेशन। फूड का अंदर आना इंजेशन, टूटना डाइजेशन, एंड प्रोडक्ट्स का ब्लड और लिम्फ में जाना एब्जॉर्प्शन, और बॉडी टिश्यूज का उनको यूज करना एसिमिलेशन, और अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब वेस्ट का बॉडी से बाहर चले जाना एक्सक्रीशन और इजेशन। एक बार लाइव टेलीकास्ट में जो बच्चे हैं क्या मेरे साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि यहाँ अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा फिर हमें लेक्चर मजबूरन बंद करना पड़ेगा। बच्चों आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे इंडिकेट करें, कोशिश करें एक क्लास में एक चैप्टर तो हो। उसके बाद लिखा हुआ है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें है जॉन्डिस। जॉन्डिस जब पढ़ते हैं पीलिया, तो इसमें कुछ समझ में आता है कि स्किन एंड आईज टर्न येलो, ये बिलीरुबिन की वजह से हो रहा है। पर स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, जॉन्डिस इज नॉट द डिसऑर्डर ऑफ स्किन एंड आईज, जॉन्डिस इज द डिसऑर्डर ऑफ लीवर। स्किन और आई तो जॉन्डिस के सिम्टम्स शो करते हैं बस। जॉन्डिस जो है वो आंखों की और त्वचा की बीमारी नहीं है, ये लीवर की बीमारी है। जॉन्डिस में लीवर अफेक्ट हुआ है, स्किन और आईज तो बस उसके सिम्टम शो करती हैं, क्योंकि उनमें बिलिरुबिन ज्यादा पहुंच जाता है तो इसलिए वो येलो दिखने लग जाती है। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, जॉन्डिस इज नॉट द डिसऑर्डर ऑफ स्किन एंड आईज, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ लीवर। स्किन और आईज तो यहाँ पर सिम्टम शो करते हैं। वॉमिटिंग रिफ्लेक्स एक्शन है, कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। स्टमक के कंटेंट्स को बाहर निकाल देना फोर्सफुली थ्रू द ओरल कैविटी, वो कहलाता है वॉमिटिंग। और वॉमिटिंग से पहले अजीब सा जो है दिल घबराता है, उसे कहते हैं नोजिया। ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग, प्रीसीड्स। एक लिखा हुआ है डायरिया, उसमें वर्ड है एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। वर्ड आ रहा है बॉवल, बॉवल का मतलब होता है द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है सीकम कॉलन रेक्टम, तो कॉलन का लास्ट वाला पार्ट और रेक्टम, इनके लिए वर्ड यूज करते हैं बॉवल। पहली बात तो अगर हमें डिफिकेशन करना है तो बॉवल में मूवमेंट तो होनी चाहिए, बॉवल में मूवमेंट होगा तभी फीकल मटेरियल आगे बढ़ेगा, और तभी जो है इजेशन रिफ्लेक्स शुरू होगा और इजेशन होगा। यानी इजेशन करना है तो बॉवल में मूवमेंट होनी ही चाहिए। अगर बॉवल में मूवमेंट नहीं होगा तो जो फीकल मटेरियल है वो वहीं पर स्टक हो जाएगा, यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो अगर इजेशन करना है तो बॉवल मूवमेंट होने चाहिए। पर समझो डायरिया में क्या होता है, बॉवल मूवमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो एबनॉर्मल हो जाती है, और यहां पर बॉवल मूवमेंट इरेगुलर होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने टाइम में बॉवल मूवमेंट हो रहे हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, खाना खाया पचाया 6-7 घंटे बाद जो है बॉवल मूवमेंट हो रहा है, और बॉवल मूवमेंट होगा तो हम इजेशन करेंगे। अब एक बार बॉवल मूवमेंट हो गया, हम इजेशन कर कर आ चुके हैं, तो उसके बाद कम से कम 5-6 घंटे जो है बॉवल मूवमेंट नहीं होगा। फिर 5-6 घंटे के बाद होगा, फिर इजेशन कर लेंगे, फिर कुछ खा पी लेंगे, 5-6 घंटे बाद फिर बॉवल मूवमेंट होगा, यानी बॉवल मूवमेंट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। और डायरिया में क्या होता है, बॉवल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाती है, यहाँ बॉवल मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। यहाँ पर जो है बॉल मूवमेंट इरेगुलर नहीं हो रहे हैं, बॉवल मूवमेंट तो रेगुलर हो रहे हैं, जैसे होने चाहिए वैसे हो रहे हैं, पर उनकी फ्रीक्वेंसी बिगड़ गई है। तो शब्दों को ध्यान से पढ़ना है, यानी जो बॉल में 5-6 घंटे में होने चाहिए तो वो 15-15 मिनट में हो रहे हैं। तो हर 15 मिनट में जो है इजेशन की फीलिंग डेवलप हो जाएगी, उसे हम कहेंगे डायरिया, लूज मोशन, दस्त। और कॉन्स्टिपेशन में फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, बॉवल मूवमेंट इरेगुलर है। आपने वर्ड सुना होगा मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अगर इजेशन करना होता है तो कॉलम में मास पेरिस्टाल्सिस होता है, यानी बॉवल मूवमेंट जो है वो रेगुलरली होनी चाहिए, पावरफुल।
अब बॉवल मूवमेंट तो हो रहे हैं पर वो इरेगुलर हो गए, तो वो फीकल मटेरियल को आगे मूव ही नहीं करवा पाएंगे, तो फीकल मटेरियल जो है वो कॉलन के अंदर जो है स्टक रह जाएगा, इसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ रेक्टम लिखा हुआ था कि इन कॉन्स्टिपेशन फीसेज आर रिटेन विद इन द रेक्टम, नई एनसीईआरटी में करेक्ट हो चुका है और कॉलन ही सही है, यानी फीकल मटेरियल कॉलन में स्टक रह जाता है तो रेक्टम में तो पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि रेक्टम में अगर एक बार पहुंच गया और वहां अगर स्ट्रेचिंग हो गई तब तो इजेशन रिफ्लेक्स शुरू हो जाएगा, और इजेशन रिफ्लेक्स शुरू हो जाएगा तब तो हम इजेशन कर ही देंगे ना, तो कॉल रेक्टम तक पहुंच ही नहीं पाता है, कॉलोन के अंदर ही बॉवल मूवमेंट इरेगुलर हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं फ्रीक्वेंसी बिगड़ती है डायरिया में और बॉवल मूवमेंट की रेगुलरिटी बिगड़ जाती है कॉन्स्टिपेशन में, ये वर्ड्स। इंडाइजेशन मतलब तो अपच, अगर डाइजेशन प्रॉपर्ली ना हो उसे हम कहते हैं इंडाइजेशन। तो लाइव टेलीकास्ट में मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? तो हम 5-10 मिनट और पढ़ना चाहेंगे, कम से कम एक चैप्टर पूरा हो जाए। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? थैंक यू सो मच। उसके बाद एक पेज है पेन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें एक पैराग्राफ जो दिया हुआ है इसको आप पढ़कर देख लेंगे, ये डाइटरी डेफिशिएंसीज की वजह से हो रहा है, किन किन कंट्रीज में होता है, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका, ऐसा कुछ। पहली बात तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की डाइटरी डेफिशिएंसीज है, खाने में कमी हो जाती है और उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे एक कारण लिखा हुआ है पॉलिटिकल टर्मोइल, इसमें बड़े पॉलिटिकल टर्मोइल, राजनीतिक खलबली से भी हो सकता है। जैसे कुछ देशों में करार होता है कि आप हमें ये देंगे, हम आपको पानी देंगे। अब मान लो राजनेताओं में जो है अनबन हो गई तो मना कर दिया कि हम अब आपको पानी नहीं देंगे, नहर बंद कर देंगे, तो नहर बंद कर दोगे तो वहां पर जो है पानी नहीं पहुंचेगा, तो वहां पर जो फसल होनी चाहिए प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी, तो वहां के जो बच्चे हैं उनको डाइटरी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक खलबली से भी, एनसीईआरटी का वर्ड है, तो बच्चों में जो है डेफिशिएंसी हो सकती है। और भी चीजें हैं जैसे कि कहीं सूखा पड़ जाए, फसल ही नहीं हो रही है, तो खाएंगे क्या फिर। अब इसमें हम मेनली दो बीमारियों की बात करेंगे, क्वाशियोरकर एंड मेरस्मस, बच्चों में होने वाली बीमारी है। क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, इनका सवाल था ये, क्वाशियोरकर में प्रोटीन डेफिशिएंसी नॉट अकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। जब कैलोरी वर्ड आ जाए इसका मतलब फैट की बात कर रहे हैं, या तो हाई कैलोरिफिक वैल्यू फैट, फैट की कैलोरी वैल्यू 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, तो जब हम कैलोरी वर्ड यूज करें तो हम नॉर्मली फैट की बात कर रहे हैं। तो क्वाशियोकर में सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, फैट की डेफिशिएंसी नहीं होती है। पर मेरस्मस, मरा मरासा, मरा मरासा, मरा मरासमस, बिल्कुल मरा मरासा बच्चा, उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी है और कैलोरी की डेफिशिएंसी भी है। और ये क्यों हो सकता है, कुछ लिखा हुआ है कि एक बच्चा है, पहला बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ और एक मदर को दूसरा बेबी हो गया, तो पहले बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल पाएगा। जाहिर सी बात है मदर मिल्क में जो है प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, तो कुछ लिखे हुए हैं कुछ कारणों से ही होता है। तो इंपॉर्टेंट ये है क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, फैट की डेफिशिएंसी, कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं है। और मेरस्मस में, मरा मरासा, तो प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी है और कैलोरी की भी डेफिशिएंसी है, और दोनों में मेंटल ग्रोथ तो दोनों में अफेक्ट होगी। और कुछ सिम्टम्स हैं, आप पढ़ कर देखें आपको समझ आ जाए। उसके बाद है समरी। समरी में देखिए जो मैं आपको बता रहा था, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लिखा हुआ है सलाइवरी ग्लैंड, द लीवर विद गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। तो मेडिकल गॉज की बुक्स लिखती है जो सिक्रीशन करे या स्टोर करे, दोनों एसोसिएटेड ग्लैंड है। तो गॉल ब्लैडर सिक्रीट नहीं करता पर स्टोर तो करता ही है बाइल जूस को, तो वो भी एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है। और हाँ, ओरल कैविटी में बोलस कहते हैं, स्टमक में मिक्सिंग के बाद काइम कहते हैं, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पता होना चाहिए। फिर ये वाली बात यहां लिखी हुई है, मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्सॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। वैसे मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम से होगा, पर लार्ज इंटेस्टाइन में जिन जिन का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें से मोस्टली वाटर का होगा, ये मतलब हुआ ऐसा। उसके बाद है एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सॉल्व करेंगे क्या? सॉल्व करके देखते ना, लाइव टेलीकास्ट में जो है मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बस एक्सरसाइज का डिस्कशन फिर हम लेक्चर बंद करेंगे बच्चों। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चूज द करेक्ट आंसर अमंग द फॉलोइंग। गैस्ट्रिक जूस कंटेन, कंफर्म है गैस्ट्रिक जूस में ट्रिप्सिन नहीं होगा, ट्रिप्सिन जो है वो पेनक्रियाटिक जूस का पार्ट है, तो 3 ऑप्शन गए, पहला आंसर करेक्ट। उसमें देखो रेनिन लिखा हुआ है, इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में रेनिन होता है। दूसरा क्वेश्चन, सक्कस एंटिकस इज द नेम गिवन टू इंटेस्टाइनल जूस, नीट में 2 बार आ चुका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखा दूंगा, सक्कस एंटिकस इज द नेम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। मैच द फॉलोइंग कर ही लेंगे, मैच द फॉलोइंग
इजिएस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बाइल जूस में होते हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं। हाइड्रोलाइसिस स्टार्च करता है अमाइलेज, डाइजेशन ऑफ फैट करता है लाइपेज, और सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। Why are villi present in the intestine and not in the stomach? What is the function of villi? सरफेस एरिया बढ़ाना ताकि एब्जॉर्प्शन हो। तो विलाई की जरूरत वहां पड़ेगी जहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर सकें, और एब्जॉर्प्शन वहां ज्यादा करेंगे जहां डाइजेशन ज्यादा हो चुका हो। तो स्टमक में तो डाइजेशन पूरा हुआ ही नहीं अभी तक, तो डाइजेशन जो है वो ड्यूडेनम में मैक्सिमम होगा, जेजुनम में बहुत हो चुका होगा, तो वहां पर एब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए विलाई जेजुनम में होते हैं, यानी इंटेस्टाइन में, ना कि स्टमक में। Why does how does pepsinogen change into active form? HCl. HCl जो है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। What are the basic layers of the wall of alimenting canal? Serosa, muscularis, submucosa, mucosa. How does bile help in the digestion of fat? ये फैट का emulsification करता है और लाइपेज को एक्टिवेट करता है। State the role of pancreatic juice in digestion of proteins. Pancreatic juice में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले 3 एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। चाहे तो एनसीईआरटी के रिएक्शंस लिख सकते हैं अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो। Give the dental formula of human beings 2123 divided by 2123 medial to lateral। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। Bile juice contains no digestive enzyme yet it is important for digestion। क्यों? क्योंकि इसमें bile salts होते हैं और वो फैट का emulsification करते हैं, फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और bile juice खुद एल्कलाइन होता है, तो वो जो है ड्यूडेनम को एल्कलाइन बनाता है, क्योंकि ड्यूडेनम में जो फूड आएगा वो स्टमक से आएगा, और स्टमक से जो फूड आएगा हाईली एसिडिक होगा 1.8 वाला, तो ड्यूडेनम को एल्कलाइन बनाता है ताकि पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम काम कर सकें। तो बाइल जूस में माना कि कोई एंजाइम नहीं है, पर फिर वो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव रोल ऑफ काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, तो प्रोटीन्स को तोड़ता है डाइपेप्टाइड्स में, ऐसा कुछ। हाउ आर पॉलीसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स डाइजेस्टेड? पॉलीसैकेराइड यानी स्टार्च, उसको डाइजेस्ट करेगा अमाइलेज, तो डाइसैकेराइड माल्टोज बन जाएगा, माल्टोज को तोड़ देगा फिर माल्टेज, सक्कस सेंट्रिकस। What would happen if HCl were not secreted in the stomach? अगर HCl नहीं होता तो शायद स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करता? प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कौन करता? तो HCl तो बहुत जरूरी है। हाउ डज बटर इन योर फूड? जब बटर की बात कर रहे हैं इसका मतलब फैट की बात कर रहा है, तो उसका डाइजेशन कैसे होगा? लाइपेज से होगा। डिस्कस द मेन स्टेप्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओरल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, स्टमक में पेप्सिन की वजह से होगा। ड्यूडेनम के अंदर जो है पैनक्रियाटिक जूस के ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की वजह से होगा, और सक्का सेंट्रिकस के अंदर अमीनोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज की वजह से होगा। एक्सप्लेन द टर्म थीकोडोंट एंड डाइफाइडोंट। बोनी सॉकेट्स में अगर हैं तो थीकोडोंट है, और 2 बार आते हैं तो डाइफाइडोंट। पर हाँ, हम स्ट्रिक्टली डाइफाइडोंट नहीं है, हमारे अंदर से 20 दांत है जो डाइफाइडोंट है, 12 जो है वो मोनोफाइडोंट। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। डिफरेंट टाइप्स, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। एंड देन नंबर इन एडल्ट ह्यूमन, तो टोटल तो 32 है, पर काउंट अप करके देख लेना। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लीवर? डाइजेशन के अंदर तो फिलहाल बाइल जूस बनाना। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये आपके मेन एग्जाम के क्वेश्चंस, आपके मॉडल का फोटो। स्फिंक्टर ऑफ ओडा इज प्रेजेंटेड, कहा था हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एट द जंक्शन ऑफ हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम। सेकंड आंसर। Succus centricus is referred to as intestinal juice. Most easiest question, plus 4 marks. NEET 2021. फिर 2020। The proteolytic enzyme renin, renin सिर्फ मिलता है इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में, आंसर गैस्ट्रिक जूस। आप कर चुके होंगे वैसे, पर मकसद है एनसीईआरटी और मेन एग्जाम कवर होना चाहिए। इंट्रिंसिक फैक्टर, ये एचसीएल वाले से निकलता था, याद करो, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल, तो ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है सीआईएफ, जो विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। मॉडल का फोटो ले लिया। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम ड्यूडेनम, रॉन्ग। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम सीकम, ये गलत है। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, रॉन्ग। स्टमक ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। Serosa is the innermost layer, wrong. It is the outermost layer. Ileum is highly coiled part. हाँ, ileum with the E. Duodenum छोटा होता है, jejunum coiled होता है, ileum highly coiled होता है। NCERT. The enzyme enterokinase, duodenum की म्यूकोसा से निकलता है enterokinase, जो पेनक्रियास से आने वाले ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, तो उसका फंक्शन है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना। ये एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन है। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंटिंग आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। गॉबलेट सेल जो है वो यूनिसेलुलर ग्लैंड है, और उसमें या तो सिंपल क्यूबॉइडल या सिंपल कॉलमनर का मॉडिफिकेशन होता है, तो आंसर है कॉलमनर एपिथेलियल सेल। एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन हो गया। क्वाशियोकर में सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, कैलोरीज की नहीं होती, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी नॉट अकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। अगर मेरिस्मस होता तो प्रोटीन डेफिशिएंसी अकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। रिवर्स चल रहे हैं, रिवर्स।
अरे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। नीट 2019 मैच द फॉलोइंग मोस्ट इजीएस्ट। रेनिन मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन, एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, ऑक्जेंटिक सेल से सीआईएफ आता है, और फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट लिखा थी मैंने। मैच द कॉलम, वेरी इजी। ये सब नीट के क्वेश्चन चल रहे हैं ना। क्रिप्स ऑफ लिवर कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। ग्लिसन्स कैप्सूल हेपेटिक लोब्यूल्स की कवरिंग होती है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस पेनक्रियास, पेनक्रियास का जो है ये एंडोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट ऐसे नहीं होता है। और ब्रूनस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ duodenum। नीट के क्वेश्चन। identify the cells whose secretion protects the lining of gastrointestinal from the various enzymes। goblet cell, goblet cell से निकलता है म्यूकस, और म्यूकस ही बहुत सारे एंजाइम से एक्सकोरिएशन से बचाता है। which of the following gastric cell indirectly help in erythropoiesis। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल, क्योंकि ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल से निकलता है सीआईएफ, और सीआईएफ जो है वो विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन, आरबीसी का मैच्योरेशन, तो आंसर हो जाएगा पैराइटल सेल्स। ए बेबी बॉय aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup। The dentist observed that the boy had 20 teeth। उसमें सिर्फ, अरे बचपन में वही दांत आने चाहिए जो टूट कर फिर से आ सके। अगर बचपन में मोनोफाइडेंट आ गए तो दोबारा कैसे आएंगे फिर। तो छोटे बच्चे में सिर्फ डाइफाइडोंट आते हैं, और डाइफाइडोंट बोलते हो इंसिजर्स कैनाइंस फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। तो उसमें 20 दांत है, तो उसमें कौन से नहीं है, प्री मोलर और लास्ट मोलर नहीं है, तो आंसर है प्री मोलर, क्योंकि मोलर में तो फर्स्ट और सेकंड तो आ ही चुका है। पेनक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन, पेप्सिन तो पेट में होता है, पेप्सिन पेट में होता है, रेनिन पेट में होता है, थर्ड आंसर। द हेपेटिक पोर्टल वेन, ये सर्कुलेशन का पार्ट है। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड लेकर लीवर में ले जाती है। तो ऑप्शन में स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों हो सकते हैं, पर बेस्ट ऑप्शन इज इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन से ज्यादा है ना। विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लिवर कैन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम, पेनिस सेल। पेनिस सेल जो होते हैं वो लाइसोजाइम सीक्रेट करते हैं। जो लाइव टेलीकास्ट में मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। एक ने पूछा है फैट का डाइजेशन कहाँ शुरू होगा, तो आंसर वुड बी स्टमक, क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। तो फैट का डाइजेशन 1% फैट का डाइजेशन स्टमक में हो जाता है। आई होप अखिल आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी क्वेश्चन हैं। ये हार्मोन वाला पार्ट जो हम एंडोक्राइन सिस्टम में कवर कर लेंगे, पॉलीसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन। मैंने आपके मॉड्यूल के फोटो ले लिए, इसमें डाल दिए, बहुत सारे हैं। ये देखो फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट इनटू duodenum। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, आंसर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, एनसीईआरटी। इन द स्टमक gastric acid means HCl, तो HCl is secreted by oxyntic or parietal cell, आंसर सेकंड ऑप्शन। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन, इन्फेंट्स पढ़ा गया तो रेनिन, तो ये या फिर ये, और माल्टेज तो सक्कस सेंट्रिकस का पार्ट है, तो आंसर सेकंड। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देख लेंगे हो जाएंगे। तो यहां पर हमने एनसीईआरटी से एक चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का डिस्कस किया, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपको समझ में आया, थोड़ा बहुत तो आया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुम बोलते हो, आपके पास लैरिंग्स है। देखो मैंने कितना बोला नॉन स्टॉप, थोड़ा आप भी बोलो। थोड़ा बहुत समझ में आया। कल की क्लास में क्या शुरू करें, सीक्वेंस में चलें, बताओ तो सही। जैसे आज मैंने डाइजेशन को चुना क्योंकि सीक्वेंस में पहला चैप्टर है फिजियोलॉजी का, तो सीक्वेंस में चलें, है ना। तो हो सकता है कि हम अगली क्लास में ज्यादा टॉपिक्स एक साथ कवर कर लेंगे। आज हमने सिर्फ एक चैप्टर कवर किया, तो हो सकता है अगली क्लास में हम जो है रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, दो चैप्टर्स को एक साथ कवर कर लें, तो उसकी रीडिंग आप जरूर लगा कर आएंगे, है ना। और क्या कर सकते हैं, सजेशंस, और क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी को और कैसे पढ़ा जा सकता है, आपको क्या लगता है। आप अच्छे बच्चे हैं, आप बताएंगे तो हम उसको फॉलो जरूर करेंगे। इन सेशन का मकसद क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड एक भी क्वेश्चन ना छूटना चाहिए, ना गलत होना चाहिए, है ना बेटा। हाँ, तो और क्या कर सकते हैं, या हम जो कर रहे हैं वैसा फॉलो करें, तुम लोग बोलते हो पक्का। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जो लाइव टेलीकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। मैं अपना नंबर यहाँ पर शेयर कर देता हूँ,
आप लोगों को अगर डाउट्स हो तो आप SRG लैब में मेरे पास आ सकते हैं, मैं SRG लैब में मिलता हूँ, है ना। मैं यहाँ पर अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ ओनली फॉर एकेडमिक पर्पज, ओनली फॉर डाउट्स। आपको डाउट्स हो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर वो टेलीफोनिकली समझाने वाला होगा तो समझा दूंगा, नहीं होगा तो फिर कभी मिल लेंगे तो बता देंगे। 7877002992 golden words are never repeated. 7877002992 मैं SRG लाइव में मिलता हूँ बच्चों, है ना। जैसे आज शाम को मेरी थर्ड क्लास है तो मैं उससे पहले वाली क्लास, तो उससे पहले यानी कि 4 to 5:30 मैं SRG लाइव में मिलूंगा। ये हर दिन चेंज हो सकता है ना, पर आज का जो मेरा शाम का टाइमिंग है वो है 4 to 5:30, क्योंकि 5:35 पर मेरी क्लास है फिर से ना। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर क्लास के अंदर हम यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी को लेकर बातें करेंगे। तो लाइव टेलीकास्ट में जो बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, यस सर। एक बोल रहा है मस्त एकदम। यहाँ मस्त नहीं करना है, बस आपको समझ में आया वो आपके लिए फ्रूटफुल है। तो अगली क्लास में बच्चों हम एनसीईआरटी की सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। हो सकता है कि हम 2 चैप्टर्स को एक साथ कवर कर लें, तो आप एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज जरूर करके रहें और हम क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे। तो लाइव टेलीकास्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। This is the end of first official lecture of human physiology.